अध्याय 161 पिता और पुत्र की यात्रा। प्राचीन नीलम बाजार की यात्रा के कुछ दिन बाद इस दिन वैशाली मोरानी असामान्य रूप से मेकअप के साथ खरीदारी के लिए बाहर नहीं गईं, बल्कि 5 सितारा मोती टावर होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकीं। जिस प्रेसिडेंशियल स्वीट में वे ठहरी थीं, वह पूरे मोती टावर में केवल 3 में से एक था, और वहां ठहरने के लिए न केवल भारी कीमत चुकानी पड़ती थी बल्कि विशेष योग्यताओं की भी आवश्यकता थी। वैशाली मोरानी एक सादे रंग की पोशाक पहने थी, साधारण और बिना सजावट के, फिर भी यह एक अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर द्वारा बनाई गई थी और इसकी कीमत 1 लाख रुपए से अधिक थी। इस समय वे सोफे पर चुपचाप बैठी थीं, इंतजार कर रही थीं। आज उनके पास एक आगंतुक था। मेरी प्यारी मिस, आप वाकई खेलना जानती हैं। हमारे परिवार की ताकत के साथ, क्या हमें कॉन्सर्ट के लिए प्रायोजक ढूंढने की भी जरूरत है? मिनी ने आह भरी, इंद्रपुर जैसे छोटे स्थान का सबसे बड़ा उद्यम बस इतना ही बड़ा है, और मुझे लगता है कि लोगों को पता चले कि हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, तो ये थोड़ा शर्मनाक है। मिनी की नज़रों में यह एक विशाल मकर मछली की तरह था जो एक छोटे से गौरैया के साथ सहयोग पर चर्चा कर रही थी। स्केल में कोई तुलना ही नहीं थी, यहाँ तक कि बैठकर बात करना भी अपमानजनक लगता था। मिनी, मेरी चचेरी बहन को देखो, वह अभी भी काम कर रही है, वैशाली मोरानी ने दृढ़ता से कहा। यह एक परीक्षा है, मेरे लिए एक तरह का विकास। अपने परिवार पर निर्भर न करते हुए, मैं वैशाली मोरानी भी प्रायोजक ढूंढ सकती हूँ और कॉन्सर्ट आयोजित कर सकती हूँ। मिनी ने चुपचाप आह भरी। इस युवती पर मिस वैशाली के कार्यों का प्रभाव पड़ा था। अब वह उत्साह से भरी थी, वास्तविकता को समझने में असफल। उन्होंने यह नहीं सोचा कि केवल सहयोग की बात करने से ही दूसरी पार्टी के बॉस को व्यक्तिगत रूप से आने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर उनके परिवार की पृष्ठभूमि न होती, तो कौन सा सितारा इतना प्रभाव रखता, और कौन उनकी खुशी के लिए कोशिश करता? चूंकि वह खुश थी, तो उसे उसका मजा लेने दें। मिनी ने बस अपने कंधे उचकाए। थोड़ी देर बाद नौकर ने आकर सूचना दी कि एक आगंतुक आ गया है और मेहमान को बाहरी बैठक कक्ष में आमंत्रित किया गया है। वैशाली मोरानी ने सिर हिलाया और मिनी के साथ बाहर चली गईं। बैठक कक्ष में सूरज शर्मा सीधे बैठे थे, अपनी उत्सुकता को छिपा नहीं पा रहे थे। सहयोग अंततः तय होने वाला था। एक साधारण कॉन्सर्ट छोटी बात थी, लेकिन उस प्रमुख परिवार के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर वास्तविक महत्व का था। शर्मा समूह मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करना चाहता था, और वह परिवार इसका नेतृत्व करता था। यहां तक कि एक छोटा सा संबंध भी 1000 गुना लाभ कमा सकता था। सूरज शर्मा के बगल में सूरज राय बैठे थे। इस बार सूरज शर्मा उन्हें भी साथ लाए थे। सूरज राय को नीलम शकल में गहरा आघात लगा था और कई दिनों तक उदास रहे थे। उन्होंने नीलम से निपटने की कसम खा ली थी, जो वास्तव में एक अच्छी बात हो सकती थी। सूरज शर्मा उन्हें तैयार करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। इन दिनों उन्हें किसी भी भोज या पार्टी में ले जा रहे थे। पिताजी, मुझे नहीं पता था कि मोती टावर में इस तरह के स्वीट भी हैं। मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया, सूरज राय ने आश्चर्य से चारों ओर देखते हुए कहा। ये शीर्ष स्तर का प्रेसिडेंशियल स्वीट एक लग्जरी विला के बराबर था, आकार में विशाल। प्रत्येक मंजिल की छत 4 से 5 मीटर ऊंची थी और इसमें 3 मंजिलें थीं। अंदर इस्तेमाल किया गया फर्नीचर, लटके हुए सुलेख और चित्र, सभी की कीमत बहुत अधिक थी। यह आमतौर पर जनता के लिए खुला नहीं होता, यहाँ तक कि मुझे भी ऑफ सीजन में चुनना पड़ता है और पहले से सूचना देनी पड़ती है। यहाँ कुछ और दिन भी मेरे लिए वहन करने से बाहर होंगे, सूरज शर्मा ने कुछ भावुकता के साथ कहा, फिर गंभीर स्वर में सलाह दी। जब तुम बाद में मिस वैशाली से मिलो, याद रखना, जल्दबाजी न करना। वह ऐसी शख्सियत नहीं है जिन्हें हमारा परिवार नाराज करने का जोखिम उठा सकता है। वैशाली मोरानी। सूरज राय की आंखें थोड़ा चमक उठी। उन्होंने उसे टेलीविजन पर देखा था, एक नव ताजपोशी प्राप्त दिवास्तर की शख्सियत, शुद्ध और सुंदर, एक स्वर्गीय सुंदरी। पिताजी, चिंता न करें, मैं समझ गया। सूरज राय ने जल्दी से सिर हिलाया। वास्तव में सूरज शर्मा ने पिछले कुछ दिनों में बार बार उन्हें चेतावनी दी थी कि वैशाली मोरानी को नाराज या उकसाना नहीं है। अब वह थोड़ा घबराया हुआ था। वह आ रही हैं। जैसे ही सूरज शर्मा ने अपनी याद दिलाना खत्म किया, उन्होंने देखा कि अंदर से कई लोग बाहर आ रहे हैं। नौकरों और बटल के साथ एक आश्चर्यजनक सुंदरी शालीनता से नजदीक आईं। ये वैशाली मोरानी थीं। मालिक शर्मा, मुझे आशा है कि आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, वैशाली मोरानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सबसे पहले बोलते हुए। वास्तव में हर शब्द और हरकत में एक धनी परिवार की विशिष्ट आभा झलकती थी। ज्यादा देर नहीं हुई, ज्यादा देर नहीं हुई। देवा वैशाली से मिलने के लिए थोड़ा और इंतजार करना भी इसके लायक है। सूरज शर्मा जल्दी से खड़े हुए, मुस्कुराते हुए बोले। सूरज राय भी खड़े हुए, साथ में मुस्कुराते हुए। जिस पर राय ने वैशाली मोरानी को देखा, उनकी सांस रुक गई, उनकी आंखें चमक उठीं। वह इतनी सुंदर थीं, और उनके पास एक अलौकिक और परलौकिक गुणवत्ता थी, जैसे कि एक परी की। हालांकि राय को एक अस्पष्ट परिचितता का एहसास हुआ। शायद इसलिए कि मैंने पहले उनकी बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं, राय ने अपने मन में सोचा, लेकिन इस पर और विचार नहीं किया।
कुछ दिन पहले पत्थर जुआ खेलने के स्थान पर राय का सारा ध्यान आश्चर्यजनक हरीश तिवारी पर था। उन्होंने शालीन लेकिन अनाकर्षक जया मिश्रा पर मुश्किल से नजर डाली थी और उनकी साथी मिनी पर तो और भी कम। उन्हें फिर से देखने पर उन्हें केवल एक क्षणिक अस्पष्टता का एहसास हुआ। यह मेरा बेटा सूरज राय है, सूरज शर्मा ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया। राय ने वैशाली मोरानी को बेदाग शिष्टाचार के साथ अभिवादन किया। वैशाली मोरानी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन ही मन हंसी। अब वह पूरी तरह से सज्जन दिखता है, उस बदमाश की तरह नहीं जो पहले पीटा गया था। उन्हें मन में तिरस्कार महसूस हुआ, लेकिन वैशाली मोरानी के चेहरे पर कुछ भी नहीं झलका। मिनी, जो पास में खड़ी थी, चुपके से सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाई। मिस ने वास्तव में कुछ प्रगति की है। कृपया बैठें। मोरानी ने उन्हें बैठने का इशारा किया और शालीनता से सम्मान के स्थान पर अपनी सीट ली। मैंने मालिक शर्मा को यहाँ मेरे एकल कॉन्सर्ट के बारे में चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। मैंने सुना है कि आप इसे अपनी नई परियोजना के उद्घाटन के दिन आयोजित करना चाहते हैं। वास्तव में, वह मेरी परियोजना है। इस चिंता में कि वैशाली मोरानी गलत समझ सकती हैं, सूरज शर्मा ने जल्दबाजी में समझाया, ये परियोजना के उद्घाटन के लिए आपके प्रदर्शन के बारे में नहीं है, बल्कि उस शाम मैं पूरी परियोजना को इंद्रपुर के सबसे शानदार प्रदर्शन स्थल में बदलना चाहता हूँ। पीछे मुड़कर सूरज शर्मा ने सूरज राय के हाथों से विस्तृत रूप से छपे हुए योजनाओं से भरा बाइंडर लिया और उसे सौंप दिया। ये डिजाइन विचारों और प्रकाश और मंच सौंदर्य योजनाओं का पूरा सेट है। मैंने स्थानीय सरकार और हवाई क्षेत्र प्रबंधन से बात की है और उस दिन आपके प्रवेश शो के साथ समन्वय करने के लिए 5 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। सूरज शर्मा एक योजनाकार की तरह बोले, धारा प्रवाह बोलते हुए। इस योजना में बहुत प्रयास किया गया था। इसमें उद्योग के कई शीर्ष विशेषज्ञ शामिल थे और इसे तैयार करने में आधा महीना लगा था। इसके बारे में उन्हें बहुत आत्मविश्वास था। न केवल वैशाली मोरानी, बल्कि पास में सुन रही मिनी को भी जिज्ञासा हुई और कई रचनात्मक विचारों में रुचि दिखाई। ये वास्तव में एक असाधारण और भव्य कॉन्सर्ट हो सकता है। विवरण के लिए, मेरा बेटा समझाएगा। सूरज शर्मा ने अवसरवादी रूप से सूरज राय को चर्चा में शामिल किया। सूरज राय ने बात को आगे बढ़ाया, मजाकिया और हास्यप्रद ढंग से बोलते हुए, जिससे सूरज शर्मा बार बार सिर हिलाते रहे। अगर मोरानी और मिनी ने उनका दूसरा पक्ष नहीं देखा होता, तो वे वास्तव में उनकी तारीफ कर सकती थीं। दुर्भाग्यवश, दोनों के मन में सूरज राय की बहुत खराब छवि थी। मिस वैशाली, अगर कुछ स्पष्ट नहीं है, तो मैं इसे और विस्तार से समझा सकता हूँ। सूरज शर्मा ने उत्सुकता से पेशकश की, अपनी प्रदर्शन से अत्यंत संतुष्ट। भले ही आप शांत दिख रही हों, मुझे यकीन है कि आप अंदर से चौंक गई हैं। सूरज राय ने वैशाली मोरानी को देखा, उनकी नज़र तीव्र थी, उनकी आंखों में एक छींटा विजय और उससे भी अधिक आत्मविश्वास था। सुंदरता नीलम की तरह है और उनका आत्मविश्वास एक भविष्यवाणी पत्थर की तरह है। अध्याय 162, बहुत ही सुखद बातचीत। मैं इस प्रस्ताव से सामान्य रूप से संतुष्ट हूँ, वैशाली मोरानी ने हल्के से कहा। अगर कुछ बदलना हो, तो हम इसे अलग से संवाद कर सकते हैं। इसमें 1 घंटा लगा। बातचीत के अंत में वैशाली मोरानी ने हल्की मुस्कान दिखाई। तो हम अब आपको और परेशान नहीं करेंगे। कभी भी हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। सूरज शर्मा ने जल्दी से मुस्कान लौटाई, संकेत समझते हुए उठकर विदा लेने के लिए तैयार हुए। जाने से पहले वैशाली खन्ना ने पिता और पुत्र के साथ हाथ मिलाया। सुंदरी का हाथ नीलम की तरह नर्म था, बिना हड्डी के और चिकना जैसे घी। बस एक हल्के से पकड़ने पर सूरज राय ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कनें हिल गईं। पहली मुलाकात के लिए मेरा प्रदर्शन बेदाग था। यह एक शानदार शुरुआत है और आगे के संपर्क के लिए बहुत सारे अवसर होंगे। भले ही वह उच्च समाज की महिला हो, एक बार मेरे द्वारा जीत ली जाए, तो वह मेरी महिला बन जाएगी। और फिर हमारा शर्मा परिवार सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। सूरज राय कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाए। पिता और पुत्र के जाने के बाद वैशाली मोरानी का गरिमामय और भव्य व्यवहार गायब हो गया और वह आलस्य से सोफे पर लेट गईं, अपनी बर्फ-सी सफेद टांगों को आर्मरेस्ट पर लटकाते हुए। ये वाकई थकाने वाला था। क्या आपको यह मजेदार नहीं लगा? मिनी ने हंसते हुए कहा, फिर डांटा, आपने भी वर्षों तक शिष्टाचार का अध्ययन किया है। जब कोई और आसपास नहीं होता तो आप ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? मैं थक गई हूँ, वैशाली मोरानी ने नखरे करते हुए शिकायत की, मिनी के ताने को टालते हुए। उन्होंने प्रस्ताव पुस्तिका उठाई, इसे पलटते हुए उनकी आंखें चमक रही थीं। प्रस्ताव वाकई अच्छा है। शर्म की बात है कि व्यक्ति एक नीच है। मोती टावर के बाहर निकलते ही सूरज शर्मा विजयी हवा के साथ चले, अपनी आसन सफलता के प्रति आश्वस्त। सूरज राय को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैंने आज कैसा प्रदर्शन किया? हाँ, शानदार मेरे बेटे, तुम एक जन्मजात व्यापारी हो। आज तुम्हारा प्रदर्शन असाधारण था। सूरज शर्मा ने बिना किसी हिचक के प्रशंसा की। सूरज राय आत्मसंतुष्टि से प्रसन्न थे। इस बार शर्मा परिवार ने सहयोग के लिए कोई खर्च नहीं छोड़ा।
लाभ की तलाश नहीं की, केवल सहयोग की। सूरज शर्मा की आंखों में संतुष्टि की एक चमक थी, भले ही दूसरा सौदा तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह रोहन मल्होत्रा, जो उनकी 3 पीढ़ियों को परेशान करने की हिम्मत करता था, उसे अपने अंत का इंतजार करने दो। राय, आज रात कहीं मत जाना। मैं तुम्हें एक अंकल से मिलवाने ले जाऊंगा, सूरज शर्मा ने अपने बेटे के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। इस बार, चूंकि यह अपने बेटे के लिए न्याय प्राप्त करने के बारे में था, यह स्वाभाविक था कि उसे पहले से पता हो और उत्साह में डूब जाए। ठीक है, सूरज राय ने सिर हिलाया। उस समय तारा चौक में रोहन मल्होत्रा अपने दफ्तर में बैठे उब रहे थे। उद्घाटन में 1 महीने से भी कम समय बाकी था, तारीख नजदीक आ रही थी और यह व्यस्त गतिविधियों और तैयारियों का समय होना चाहिए था। फिर भी रोहन मल्होत्रा को निष्क्रियता महसूस हो रही थी। परियोजना का कार्य प्रगति पहले से ही समय से 20 दिन आगे थी। इसका क्या मतलब था? विशेष कार्यों को छोड़कर जिन्हें अंतिम समय में पुष्टि की आवश्यकता थी, परियोजना टीम के पास करने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था। उद्घाटन समारोह के लिए आवश्यक कस्टम स्टेज सामग्री आ रही थी और उन्होंने अगले कुछ दिनों में निर्माण दल को सेटअप शुरू करने की योजना बनाई थी। अब यहां तक कि विकास यादव के पास भी ज्यादा कुछ करने को नहीं था। वे अक्सर बैठकों में छोटी मोटी बातों पर जोर देते थे। जब सब कुछ इतना शांत होता है तो बहुत बोरियत होती है। सहायक कियानी, तुम छुट्टी ले रहे हो और मैं तुम्हारे झगड़ा शुरू करने का इंतजार कर रहा हूं, रोहन मल्होत्रा ने अपनी मेज पर लेते हुए शिकायत की, जैसे कि वह समय काट रहा हो। अगर सहायक कियानी परेशानी ढूंढने आता और अगर यह अच्छी तरह से किया जाता तो रोहन मल्होत्रा थोड़ा मुनाफा कमा सकता था। हालांकि छोटा टिड्डी का मांस भी मांस था और कुछ न होने से बेहतर था। लेकिन इस हफ्ते सहायक कियानी अभूतपूर्व रूप से अच्छा व्यवहार कर रहा था, न तो इधर उधर भाग रहा था और न ही परेशानी पैदा कर रहा था। रोहन मल्होत्रा को पुराने कियानी की थोड़ी याद आ रही थी। हालांकि कियानी की अपनी मुश्किलें थीं, परियोजना स्थल पर दुश्मन की तरह व्यवहार किया जाता था, उसका जीवन आसान नहीं था। अगर सहायक कियानी नहीं आ रहा तो क्या तुम भी चुप रहोगे, विकास? आओ, अपनी तलवार खींचो, वरना तुम्हारे साइड पर होने का क्या मतलब? रोहन मल्होत्रा ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए अपने चेहरे को खरोंचते हुए कहा, जल्दी से हमला करो, मैं रैंकिंग में स्तर बढ़ाने का इंतजार कर रहा हूं। रोहन मल्होत्रा एक शिकायती गृहिणी की तरह था जो चावल पकने का इंतजार कर रही थी। उनका वर्तमान स्कोर 2 अंक था और उन्हें उप महाप्रबंधक की स्थिति तक स्तर बढ़ाने के लिए 98 और अंकों की आवश्यकता थी। इंतजार अंतहीन है। इस समय उप महाप्रबंधक विकास यादव के दफ्तर में सहायक कियानी भी ऊब से मर रहा था, धैर्यपूर्वक विकास यादव को देवनागरी सुलेख का अभ्यास करते हुए देख रहा था। बहुत निष्क्रिय, वह विकास यादव के साथ कई वर्षों से था और उसने अनगिनत परियोजना उद्घाटनों का अनुभव किया था, लेकिन उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उद्घाटन से 1 महीने से भी कम समय पहले नेता इतना निष्क्रिय था कि वह सुलेख का अभ्यास कर रहा था। कारण ये था कि कार्य प्रगति समय से बहुत आगे थी और जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती थी, नीचे के प्रबंधक दृढ़ता से काम करते थे, अपने दम पर समाधान ढूंढते थे और उप परियोजना नेता रोहन मल्होत्रा को परेशान करने से इनकार करते थे। परियोजना प्रमुख विकास यादव की तो बात ही छोड़ दें। ये वाकई चिंता मुक्त था। कब से ये लोग इतने भयानक रूप से कुशल और जिम्मेदार हो गए थे? सहायक कियानी को कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह से स्पष्ट था कि इसमें किसका योगदान था। इन दिनों रोहन मल्होत्रा के विभिन्न कारनामों के बारे में उसने जो जानकारी इकट्ठा की थी, उसे याद करके सहायक कियानी भी चकित था। अगर वह अपनी बिस्तर बांधकर भाग नहीं रहा था, तो वह पागल हो रहा था। ये रोहन मल्होत्रा बस एक बड़ा अभिशाप था। अगर श्रीमती विकास का अनुसरण न किया होता और उनके निर्देश प्राप्त न किए होते, तो चाहे मुझे मार डाला जाता, मैं ऐसे व्यक्ति से उलझना नहीं चाहता था। सहायक कियानी के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। हालांकि चूंकि नेता उसका ध्यान रखना चाहता था और व्यक्तिगत रूप से नीचे आया था, चाहे रोहन मल्होत्रा कितना भी सक्षम हो, शक्ति के अंतर को देखते हुए वह श्रीमती विकास के खिलाफ लहरें कैसे पैदा कर सकता था। सहायक कियानी ने ठंडी हंसी हंसी। बस इतना ही, श्रीमती विकास लगातार रोहन मल्होत्रा को क्यों नजरअंदाज कर रही थी, इतने दिनों बाद भी अपनी तलवार खींचने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। ये श्रीमती विकास का स्वभाव नहीं था। भले ही सहायक कियानी चालाक और चतुर था, वह इस समय उप महाप्रबंधक विकास यादव के विचारों को समझ नहीं पा रहा था। कियानी, मेरे सुलेख के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? विकास यादव ने अपनी कलम पकड़कर अपने काम की जांच करते हुए फिर लापरवाही से पूछा। शानदार, सहायक कियानी जल्दी से होश में आया, पहले प्रशंसा की और फिर अक्षर को देखा। स्ट्रोक तलवारों और चाकुओं की तरह तेज थे। फिर भी यह अक्षर था सहन। सहन। सहायक कियानी स्तब्ध रह गया। उप महाप्रबंधक विकास यादव यह अक्षर क्यों लिख रहे थे? क्या वह खुद सहन करने वाला था या मुझे सहन करने के लिए कह रहा था? अगर वह सहन करने की योजना बना रहा है, तो फिर परियोजना पर आने का क्या मतलब? सहायक कियानी समझ नहीं पा रहा था। दिल के ऊपर लटकती एक तलवार लगातार यातना देती है ना?
विकास यादव ने सहायक कियानी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, फिर उनकी आवाज ठंडी हो गई। किसी को मारने के लिए दिल पर वार करना चाहिए, जैसे सांप को 7 इंच की महत्वपूर्ण जगह पर मारना। बार बार वार करने की कोई आवश्यकता नहीं, एक ही काफी होना चाहिए उन्हें पूरी तरह से दबाने के लिए, ताकि वे फिर कभी न उठ सकें। बोलने के बाद विकास यादव ने कलम को एक तरफ फेंक दिया और आराम से एक ओर चले गए। सहायक कियानी ने गला घोंटने से खुद को रोक नहीं पाया। जितना अधिक वह उस अक्षर को देखता था, उतना ही वह आश्चर्यजनक लगता था। उसमें एक हल्की हत्या की मंशा थी। विकास यादव के शब्दों पर विचार करते हुए उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ये रोहन मल्होत्रा शायद गंभीर मुसीबत में पड़ने वाला था। उप महाप्रबंधक विकास यादव को उससे कितनी बड़ी शिकायत थी। रोहन मल्होत्रा, मेरे भविष्य के लिए मुझे डर है कि अब तुम्हारी बारी है, एक बार सचमुच मरने की। विकास यादव ने ठंडी हंसी हंसी। उस शाम एक गुमनाम लेकिन नाजुक रूप से सुंदर रेस्तरां में 2 समूहों के मेहमान आए। उन्होंने रेस्तरां के अंदर कुछ चक्कर लगाए, फिर एक ही निजी कक्ष में एक साथ प्रवेश किया। शर्मा समूह, सूरज शर्मा। सेंट्री निर्माण, विकास यादव। 2 प्रमुख हस्तियां एक गुप्त चर्चा के लिए मिलीं, देर रात तक बात की, जो दूसरों को अज्ञात थी। जब बैठक समाप्त हुई, मेजबान और मेहमान दोनों उत्साह में थे। अध्याय 163, मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करता हूं। विला, बैठक कक्ष। चंद्र जैन, घरेलू आरामदायक कपड़ों में, शांत दिखाई दिए क्योंकि वे फोन का जवाब दे रहे थे। उनका मूल इरादा इंद्रपुर में कुछ दिन रहने के बाद चले जाने का था, लेकिन चेतन जैन की चोट के कारण उनकी प्रस्थान बार बार टलता गया। इस समय चेतन जैन उनके सामने बैठे थे। उनके चेहरे और शरीर पर लगे घाव ज्यादातर ठीक हो चुके थे, लेकिन उनसे कई निशान छूट गए थे, जिसने उनकी एक समय की आकर्षक विशेषताओं को मिटा दिया था। चंद्र जैन ने अपने बेटे की देखभाल के लिए सर्वश्रेष्ठ निशान उपचार विशेषज्ञ से संपर्क किया था। लेकिन निशान हटाना आसान है, नफरत को छोड़ना मुश्किल है। चेतन जैन का चेहरा उदास था, उनकी आंखें अंधेरे सायों से भरी थीं। अब हर बार जब वे आईने में देखते थे, गुस्सा उन्हें खा जाता था। लाल परिवार, वे अछूत थे और यह उनकी गलती नहीं थी। अगर किसी को दोष देना था, तो वह नीच रोहन मल्होत्रा था। उसे कीमत चुकानी होगी। चंद्र जैन के साथ फोन पर बात करने वाला व्यक्ति विकास यादव था, जो उनकी ओर से रोहन मल्होत्रा को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार था। तुम आगे बढ़ो और जो करना है वह करो, लेकिन याद रखो, यदि संभव हो तो परियोजना से बचो। रियल एस्टेट क्षेत्र एक मोटा टुकड़ा है और मैं चाहता हूं कि तुम नुकसान को कम करो, चंद्र जैन ने गंभीरता से निर्देश दिया। लेकिन श्री चंद्र, रोहन मल्होत्रा को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए परियोजना को अपरिहार्य नुकसान होगा, मुझे डर है। दूसरी ओर विकास यादव परेशान थे। वे वास्तव में गाली देना चाहते थे। चंद्र जैन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे किसी भी आवश्यक साधन का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, भले ही इसका मतलब परियोजना को नष्ट करना हो। और अब वे परियोजना को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए कह रहे थे। सत्ता में बैठे लोग, उनका दिमाग पलट जाता है। वे इतने चंचल कैसे हो सकते हैं? विकास यादव गुस्से और चिंता दोनों में थे। उन्होंने सूरज शर्मा के साथ अभी अभी सहयोग स्थापित किया था और पूरी योजना बनाई थी, साथ ही एक बड़ा स्कोप बनाने के लिए तैयार थे। जैसे ही यह शुरू होने वाला था, चंद्र जैन के आदेशों ने उनके हाथ बांध दिए। अगर बात यहां तक आती है, तो मैं बस आगे बढ़कर कर दूंगा। चंद्र जैन बाद में मुझसे क्या कर सकते हैं? विकास यादव ने अपने दिल को मजबूत किया, लेकिन फिर भी थोड़ा असहज महसूस किया। विकास यादव चिंतित और असहाय थे, फिर भी उन्होंने एक बार फिर खुद को समझाया। चंद्र जैन अडिग रहे। वैसे भी, तुम पहले मेरे वर्तमान निर्देशों के अनुसार करो। इस मामले के लिए मुझे और समय दो सोचने के लिए। अंत में चंद्र जैन, जो अधीर हो रहे थे, ने बस फोन काट दिया। दूसरी ओर विकास यादव, व्यस्त सिग्नल सुनते हुए, उनका चेहरा हरे से सफेद हो गया। अपने दफ्तर की एकांत में उन्होंने दीवार की ओर मुंह करके धीरे से गाली दी। पिताजी, आप विकास को इतना प्रतिबंधित क्यों करते हैं? बस उन्हें पूरी तरह से जाने दें और रोहन मल्होत्रा को खत्म कर दें। चेतन जैन अब और रुक नहीं सके और चिल्लाए, आप 8 प्रांतों और शहरों में उद्योगों को नियंत्रित करते हैं। इंद्रपुर में एक छोटी सी कंपनी, एक परियोजना की तो बात ही छोड़ दें, भले ही कंपनी ढह जाए, तो क्या फर्क पड़ता है? चेतन जैन अत्यंत अभिमानी थे। जहां भी उनके पिता जाते थे, उन्हें पूर्वज की तरह सम्मान दिया जाता था। समय के साथ चेतन जैन को भी लगने लगा था कि वे नीचे के लोगों के भाग्य को नियंत्रित करने वाले स्वामी की तरह थे। इसके अलावा ये वे स्वयं नहीं कर रहे थे। अगर कोई परेशानी होती, तो वे बस अपने अधीनस्थों को दोष लेने दे सकते थे। तुम्हें कुछ नहीं पता। चंद्र जैन ने अपनी कनपट्टियों की मालिश की। क्या तुम्हें लगता है कि यह इतना सरल है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना किसी चिंता के कार्य कर सकता हूं? उन्होंने कहा, उठकर टहलते हुए। शायद 10 साल पहले ये संभव था, लेकिन जब से पुराने चेयरमैन ने निरीक्षण दल स्थापित किया, पिछले 2 वर्षों में चीजें और सख्त हो गई हैं।
चाहे हम कितने भी ऊंचे हों, वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में भी हमें अत्यंत सावधान और सतर्क रहना होगा। मुझे इस स्थिति तक क्या लाया? ये ठीक यही सावधान और सम्मानजनक रवैया है। चंद्र जैन अपने बेटे की अज्ञानता से निराश थे। चेतन जैन ने मन ही मन तिरस्कार किया। अगर आप वाकई इतने सावधान थे तो आप विभिन्न स्थानों पर अपने लोगों को स्थापित नहीं करते और चुपके से धन कमा रहे होते। चेतन जैन को जितना पता था, उनके लगभग 20 करीबी विश्वासपात्र थे। और यह केवल वही था जो उन्हें पता था। पूर्वी चीन के 8 प्रांतों में इतने सारे शहर, सूर्यवंश के स्वामित्व वाले इतने सारे उद्योग थे। अगर आप अपने लोगों का समर्थन करने वालों का 10वां हिस्सा भी गणना करें तो संख्या चौंका देने वाली थी। चंद्र जैन ने अपनी शिक्षा प्रदान करना जारी रखा। उनका फोन बजा। यह विकास यादव वाकई हठी है। क्या मैंने उसे चीजों पर विचार करने के लिए नहीं कहा था? चंद्र जैन ने नाराजगी में अपनी भौहें सिकोड़ लीं, ये सोचकर कि कॉल विकास यादव का था। पता चला, नंबर पूरी तरह से अपरिचित था, लेकिन रहस्यमयी रूप से परिचित। चंद्र जैन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उन्हें याद आया, ये वह पहला नंबर था जिसे उन्होंने पूर्वी चीन क्षेत्र के महाप्रबंधक बनने के बाद याद किया था, एक नंबर जिसे वे सहेज नहीं सकते थे। जैसे ही चेतन जैन ये पूछने वाले थे कि क्या ये विकास यादव है, उन्होंने अपने पिता को देखा, जो चौड़े और मोटे थे, हवा की तरह तेजी से बाहर निकले और अध्ययन कक्ष की ओर दौड़े। उनकी चुस्ती ने चेतन जैन को हतप्रभ कर दिया। कोई भी मेरे अध्ययन कक्ष के पास नहीं आए। चंद्र जैन ने गर्जना की, उनकी आवाज इतनी तेज थी कि यह पूरे विला में गूंज उठी। चेतन जैन हैरानी से देखते रहे। उनकी स्मृति में उनके पिता कभी इतने तत्पर, इतने असंयमित नहीं रहे थे। ये कॉल कौन हो सकता है? चेतन जैन ने अपने आप से बड़बड़ाया। अध्ययन कक्ष के अंदर चंद्र जैन ने दरवाजा बंद किया और सावधानी से कॉल का जवाब दिया। क्या ये श्री चंद्र जैन, पूर्वी चीन क्षेत्र के महाप्रबंधक हैं? फोन पर आवाज बहुत युवा थी। शिष्ट, अपना परिचय देते हुए, मैं समूह के निरीक्षण जोसियांग सिस्टम निरीक्षण दल से हूं। पहचान संख्या, आपके पास सत्यापन के लिए 1 मिनट है। पहचान संख्या, प्रत्येक अंक और अक्षर का विशेष अर्थ था, चंद्र जैन समझ गए। पहचान के आधार पर यह केवल एक निरीक्षण दल का सदस्य नहीं था, बल्कि उच्च रैंक वाला था। ठीक है, मैंने आपकी पहचान की पुष्टि कर ली है। क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या बात है? चंद्र जैन ने सावधानी से पूछा। ये निरीक्षण दल समूह मुख्यालय की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। वे आमतौर पर उनके जैसे मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ कोई बातचीत नहीं करते थे जब तक कि यह कोई विशेष परिस्थिति न हो। तो अब विशेष परिस्थिति क्या थी? वे मुझसे परेशानी तो नहीं ढूंढने वाले, है ना? एक पल के लिए चंद्र जैन को असहजता महसूस हुई, लेकिन फिर वे शांत हो गए। अगर वे वास्तव में उनसे परेशानी ढूंढने वाले होते तो वे व्यक्तिगत रूप से आते, कॉल नहीं करते। समूह के उच्चतम प्राधिकरण के संकल्प के अनुसार इस तिमाही से शुरू होकर महान चीन क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में सहायक कंपनियों के उपप्रमुखों पर गहन निरीक्षण किया जाएगा। जो मानकों को पूरा करेंगे, उन्हें 1 से 2 वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्रों के बीच स्थानांतरित किया जाएगा। इस संकल्प की अधिसूचना बाद में आंतरिक ईमेल के माध्यम से औपचारिक रूप से भेजी जाएगी। क्षेत्रीय नेताओं, कृपया सहयोग करें। दूसरी ओर की आवाज स्पष्ट थी, न तो जल्दबाजी में और न ही धीमी। चंद्र जैन की आंखें सिकुड़ गईं। क्या समूह कर्मियों पर अपने नियंत्रण को लेकर कोई कदम उठाने वाला था? प्रत्यक्ष अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण का मतलब होगा कि जिन्हें उन्होंने तैयार किया और विश्वास किया, उन्हें फिर से नियुक्त किया जा सकता है। फोन पर व्यक्ति ने आगे कहा, पूर्वी चीन क्षेत्र में शामिल निरीक्षण कर्मियों में जगदीश चंद्रा, लोकेश आनंद, विनय गुप्ता, विकास यादव शामिल हैं। चंद्र जैन की नजर तेज हो गई। दर्जन भर लोगों में से विकास यादव ही एकमात्र थे जिन्हें वे वास्तव में अपना मानते थे और जिन्हें वे छोड़ना नहीं चाहते थे। फोन पर व्यक्ति ने नामों की सूची पूरी की और 2 और वाक्य जोड़े, फिर फोन काट दिया। चंद्र जैन का चेहरा अनिश्चित रूप से बदलता रहा। वे विकास यादव को स्थानांतरित नहीं होने दे सकते थे। शुक्र है कि यह केवल निरीक्षण चरण था और कुछ भी अंतिम नहीं था। विनय गुप्ता और विकास यादव में से एक को जाना होगा, और वे विकास यादव को रखने के लिए दृढ़ थे। मैं विकास यादव को समूह के निरीक्षण में पास नहीं होने दे सकता। चंद्र जैन ने अपने आप से बड़बड़ाया, मुझे उसे गलती करने के लिए मजबूर करना होगा, उसे सूची से हटवाना होगा और मेरे साथ रहने देना होगा। विकास, ये हमारे अपने भले के लिए है। चंद्र जैन ने फिर से बड़बड़ाया क्योंकि उन्होंने विकास यादव का नंबर फिर से डायल किया। विकास यादव ने फोन उठाया। चंद्र जैन ने नर्म आवाज में कहा, विकास, मैंने इस पर विचार कर लिया है। हमारा मुख्य ध्यान रोहन मल्होत्रा से निपटने पर है। आगे बढ़ो और उस सड़ी हुई परियोजना को संभालो, तुम्हें मेरा पूरा समर्थन है। अध्याय 164, तूफान से पहले की शांति। समय तेजी से बीत गया और तारा चौक के उद्घाटन में अब केवल 20 दिन बाकी थे। परियोजना विभाग में सभी कार्य व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे थे। वर्तमान में
निर्माण दल ने साइट पर प्रवेश कर लिया था और परियोजना के इंजीनियरिंग विभाग के साथ समन्वय में गतिविधि मंच की स्थापना पर काम कर रहा था। निर्माण के 10 दिन से थोड़ा अधिक समय में पूरा होने की उम्मीद थी। तारा चौक परियोजना सेंट्री निर्माण की एक प्रमुख परियोजना थी, जिसका उद्देश्य इंद्रपुर रियल एस्टेट क्षेत्र में एक मापदंड बनना था। इसलिए मंच और सेट डिजाइन में बहुत विचार विमर्श किया गया था। ये रोहन मल्होत्रा का पूर्ण अवधारणा थी, जिसे परियोजना की अग्रणी टीम द्वारा कई अनुकूलन और सुधारों के बाद अंतिम रूप दिया गया था। ये कहा जा सकता है कि इस योजना ने सेट निवेश के मामले में लगभग पूर्णता प्राप्त कर ली थी। इसमें इतने सारे लोगों की मेहनत और बुद्धिमत्ता शामिल थी। मंच को धीरे धीरे बनते देख प्रत्येक विभाग, प्रत्येक पर्यवेक्षक उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सभी लोग भव्य उद्घाटन समारोह के आगमन की आशा कर रहे थे। बढ़ते गर्म और उत्साहपूर्ण माहौल में रोहन मल्होत्रा का मूड भी धीरे धीरे उफान पर था। इस समय उनके पास प्रबंधक स्तर पर 5 अंक थे और उप महाप्रबंधक स्तर तक पहुंचने के लिए 95 अंक और चाहिए थे। एक बार ये परियोजना शुरू हो जाए और प्रभारी व्यक्ति के रूप में वे निश्चित रूप से स्कोरिंग के मामले में एक समृद्ध फसल प्राप्त करेंगे। हाल के दिनों में रोहन मल्होत्रा ने वास्तव में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था, यहाँ तक कि सप्ताहांत पर भी परियोजना पर दौड़ रहे थे। वे और वैशाली खन्ना अब केवल रात में कभी कभी मिल पाते थे। वैशाली खन्ना भी व्यस्त थी, उन्हें नहीं पता था कि किस काम में, शायद ये प्रशिक्षण स्कूल से संबंधित कुछ था। रोहन मल्होत्रा ने देखा कि उनकी बाहों में हमेशा चिंता की एक हल्की छाया मंडराती रहती थी, लेकिन ये हमेशा पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। एक बार जब मैं इस व्यस्त अवधि से गुजर जाऊं, तो मुझे जयपुर प्रांत के उस मोटवानी से निपटना होगा, ये देखने के लिए कि वह चीज़ों को कैसे संभाल रहा है, कि एक लड़की को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। रोहन मल्होत्रा ने अपने आप से सोचा। हालांकि इससे वे बहुत प्रसन्न भी हुए, क्योंकि पिछले कुछ रातों में वैशाली खन्ना ने हमेशा उनके साथ बैठकर बात करने का समय निकाला था। हालांकि ज़्यादातर समय रोहन मल्होत्रा बोलते थे और वह सुनती थी, लेकिन उन्हें इतने खुशी से सुनते देख एक सच्ची मुस्कान के साथ रोहन मल्होत्रा के दिल में मिठास महसूस होती थी। उन दोनों के बीच का अव्यक्त भाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। कभी कभी रोहन मल्होत्रा का दिल धड़कता था और वे तुरंत अपनी भावनाओं को उनके सामने स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने फिर भी वह कदम नहीं उठाया। एक बार जब मैं इस व्यस्त अवधि से गुजर जाऊं, तो मैं तब बात करूंगा, रोहन मल्होत्रा ने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया। जब रोहन मल्होत्रा पूरी तरह से अपने काम में डूबे थे और भव्य उद्घाटन के साथ व्यस्त थे, विभिन्न प्रमुख मीडिया आउटलेट्स पर एक खबर दिखाई दी, जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। इंद्रपुर के 2 प्रमुख लैंडमार्क एक साथ खुल रहे हैं, लेकिन कौन नेतृत्व करेगा? लेख में स्वाभाविक रूप से एक को तारा चौक के रूप में प्रस्तुत किया गया था और दूसरा शर्मा समूह का पूर्वी चौक। रोहन मल्होत्रा को अभी भी सूरज शर्मा की शुरुआती यात्रा और उनकी धमकियां याद थीं। धमकियों के बाद रोहन मल्होत्रा को वह तूफान नहीं मिला जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, लेकिन उन्हें यह भी पूर्वाभास था कि मामला खत्म नहीं हुआ था। मेरे वर्तमान संबंधों और संसाधनों के साथ मुझे उनसे डर नहीं है, रोहन मल्होत्रा बेफिक्र थे। उन्होंने इस रिपोर्ट पर एक नज़र डाली और फिर इसे एक तरफ रख दिया। अगर वे एक ही दिन खुलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? ये पहली बार नहीं था जब शर्मा समूह ने सुई के खिलाफ गेहूं जैसी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। कौन उभरेगा और कौन गिरेगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये प्रत्येक की रणनीतियों से तय होगा। इसके बाद रोहन मल्होत्रा ने कई और समाचार रिपोर्ट्स देखीं। हर बार शर्मा की ओर से स्टंट पिछले से बड़े होते गए। हाल ही में उन्होंने कई मीटर ऊंची बाढ़ का उपयोग करके पूरे परियोजना को घेर लिया था, जिसमें निर्माण दल लगातार आते जाते रहते थे। अंदर काफी हलचल मचा रहे थे। कुछ पत्रकारों ने जांच करना चाहा, लेकिन वे दरवाजे से भी नहीं गुजर सके। ऐसा कहा जाता है कि शर्मा की निर्माण साइट पर एक सुरक्षा दल गश्त करता है और प्रवेश और निकास के लिए कार्ड स्वाइप की आवश्यकता होती है। निर्माण दल को शर्मा स्वयं संचालित करता है और कर्मचारी चुप रहते हैं, एक भी जानकारी बाहर नहीं निकली है। वे क्या चाल चल रहे हैं? रोहन मल्होत्रा भी इसे समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अब तारा चौक पर भव्य उद्घाटन रिबन कटिंग समारोह के लिए पहले ही जिला प्रमुख विश्वजीत राव और गुरु सुरेंद्र कायस्थ को आमंत्रित किया जा चुका है। गुरु सुरेंद्र कायस्थ वह एक गुप्त रूप से संरक्षित ट्रम्प कार्ड है। एक बार प्रकट होने पर यह उद्योग को हिला देगा। इस समय तारा चौक पर कई लोग शर्मा की साइट पर हो रही गतिविधियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से तिरस्कार के साथ। वे गुरु सुरेंद्र कायस्थ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और उस व्यक्ति पर और भी अधिक, जिसने गुरु के आगमन को संभव बनाया, रोहन मल्होत्रा। परियोजना टीम में आत्मविश्वास की प्रचुरता के साथ हर कोई अपने अपने कार्यों में व्यस्त था। नए काम के बिना वे सभी खामियों को ठीक करने की तलाश में थे। नतीजतन उनमें से सबसे निष्क्रिय थे रोहन मल्होत्रा।
और विकास यादव अब सादगी में एकांतवास में थे। बैठकों में उपस्थित होने के अलावा वे अपने दफ्तर में अधिक समय बिताते थे। कभी कभी शतरंज का खेल स्थापित करके खुद के खिलाफ खेलते थे। उनका खेला गया खेल बिना किसी स्पष्ट पैटर्न के था। कम से कम सहायक यानी जो शतरंज समझता था उसे कुछ समझ नहीं आया। विकास यादव समय समय पर अपने आप से बड़बड़ाते भी थे। पूरा बोर्ड मेरे कब्जे में है, केवल घेराबंदी बाकी है। इस बार मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम बच नहीं सकते, और मैं खुद को भी सिखाऊंगा कि ऊंचाइयों तक कैसे उड़ान भरी जाए। एक उग्र और आक्रामक उप प्रमुख से विकास यादव पिछले कुछ दिनों में स्पष्ट रूप से एक गैर हस्तक्षेप करने वाले प्रबंधक की तरह हो गए थे। जब भी परियोजना से संबंधित कुछ आता था वे इसे रोहन मल्होत्रा को सौंप देते थे। अगर कोई ऐसी बात थी जिसके लिए वास्तव में उनके निर्णय की आवश्यकता थी, तो विकास यादव, जो अपने तानाशाही तरीकों के लिए जाने जाते थे, आश्चर्यजनक रूप से सामूहिक विचार मंथन के लिए बैठक आयोजित करने का विकल्प चुनते थे। वैसे भी ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने तरीके पूरी तरह से बदल दिए थे। इसने लक्ष्मण मिश्रा के अधीन पहले से मौजूद कई लोगों को, जो विकास यादव की ओर निष्ठा बदलने के बारे में सोच रहे थे, पूरी तरह से निराश कर दिया, और वे पूरे मन से रोहन मल्होत्रा के साथ परियोजना के लिए एक उज्ज्वल भविष्य बनाने के भव्य कार्य में शामिल हो गए। विकास यादव के आराम करने के साथ सहायक कियानी, हालांकि, इतने भाग्यशाली नहीं थे। उन्हें विकास यादव ने रोहन मल्होत्रा की सहायता करने के लिए निर्देशित किया था, और वास्तव में सहायता करने के लिए, परेशानी पैदा करने के लिए नहीं। रोहन मल्होत्रा स्वाभाविक रूप से उनके साथ नरमी नहीं बरतते थे। जब बात उन क्षेत्रों की आई जिनमें सहायक कियानी निपुण था, उसे पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी, जिससे सहायक कियानी भागदौड़ में थक जाता था। सहायक कियानी को भेजने के बाद विकास यादव अपने दफ्तर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते थे और फिर 2 फोन कॉल करते थे। एक चंद्र जैन को। चंद्र जैन ने उन्हें नियमित रूप से रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था, और विकास यादव ऐसा ही करते थे। दूसरा कॉल वे सूरज शर्मा को करते थे। जिस दिन से उन्होंने सहयोग किया था, तब से दोनों लगातार संवाद में थे, अपनी योजना को पूर्णता तक लगातार परिष्कृत करते हुए, ऐसी त्रुटिहीनता की डिग्री के लिए प्रयास करते थे कि चंद्र जैन भी निरीक्षण पर एक भी धागा या निशान न ढूंढ सकें। दोनों के बीच निरंतर संवाद के साथ उनकी गुप्त योजनाएं तेजी से अभेद्य हो गई थीं। वास्तव में, जब तक वे बहुत स्पष्ट नहीं थे, चंद्र जैन निश्चित रूप से ध्यान नहीं देते। आखिरकार, पूर्वी चीन के क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में, इतने सारे शहरों, इतने सारे उद्योगों, और इतने सारे क्षेत्रों के अधीन, जहां उन्हें हर जगह उड़ान भरनी पड़ती थी और हर चीज का निरीक्षण करना पड़ता था, वे संभवतः ये कैसे नोटिस कर सकते थे कि विकास यादव के साथ कुछ गलत था। इस बीच, सूरज शर्मा, विकास यादव के साथ संपर्क और उनकी योजना के समन्वय में व्यस्त होने के अलावा, वैशाली मोरानी के साथ कॉन्सर्ट व्यवस्थाओं के लिए भी संपर्क में व्यस्त थे। इंद्रपुर में वैशाली रानी के कॉन्सर्ट ने पहले से ही प्रचार चरण में प्रवेश कर लिया था, लेकिन स्थान की घोषणा नहीं की गई थी, जो सूरज शर्मा ने बहुत मेहनत से हासिल किया था। वे कॉन्सर्ट स्थल को अंतिम क्षण तक गुप्त रखना चाहते थे, ताकि फिर इंद्रपुर को झकझोर दें और तारा चौक को एक झटके में पीछे छोड़ दें। बस ऐसे ही, हर कोई अपने कार्यों में पूरी तरह से व्यस्त था। इंद्रपुर के ऊपर एक शांतिपूर्ण शांति थी, फिर भी ये तूफान से पहले की शांति की तरह थी। अध्याय 165, मुसीबत। निर्माण दल 1 सप्ताह से मंच की स्थापना कर रहा था, और परियोजना का उद्घाटन अभी भी 2 सप्ताह दूर था। एक दिन, रोहन मल्होत्रा अपने दफ्तर में समय सारणी की समीक्षा कर रहे थे। कुछ भयानक हो गया है, प्रबंधक रोहन। कुछ भयानक। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, उसका चेहरा हल्का पीला और वह हौंफ रहा था। ये इंजीनियरिंग विभाग का प्रमुख था। बात क्या है? रोहन मल्होत्रा आश्चर्य में खड़े हो गए। क्या इंजीनियरिंग विभाग निर्माण दल के साथ मिलकर मंच की स्थापना नहीं कर रहा था? क्या यह मंच के साथ कोई समस्या हो सकती है? आपको आकर देखना होगा, मंच के पृष्ठभाग का आधा स्कैफोल्ड ढह गया है। इंजीनियरिंग प्रमुख ने कहा, अभी भी हिल गया हुआ। वह इसके ठीक बगल में था, निर्माण दल के नेता के साथ बातचीत कर रहा था, जब कई मीटर ऊंचा स्कैफोल्ड अचानक ढह गया, और धातु के पाइप उसकी ओर उड़ाए। वह केवल कुछ मीटर दूर था। अब पीछे मुड़कर सोचने पर उसे अभी भी उस शोर से बेचैन महसूस हो रही थी। इतना कहने के बाद वह आगे नहीं बोल पाया। क्या कोई घायल हुआ? प्रबंधक रोहन ने तीखे स्वर में पूछा, उसे होश में लाते हुए। आह नहीं। इंजीनियरिंग प्रमुख ने जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए जोड़ा, निर्माण दल का कोई व्यक्ति कमर में चोटिल हुआ लगता है और उनके लोगों ने उसे अस्पताल ले गए। लेकिन ये गंभीर नहीं होना चाहिए, बस उनके कपड़े थोड़े गंदे हो गए, कोई खून नहीं दिखा। चलो देखने चलते हैं। रोहन मल्होत्रा ने आगे बढ़ते हुए नेतृत्व किया। क्या आपने उप महाप्रबंधक विकास यादव को सूचित किया? उप महाप्रबंधक विकास यादव पहले से ही वहां हैं, उन्होंने ही मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा। इंजीनियरिंग प्रमुख ने व्याकुलता में जवाब दिया। जैसे ही रोहन मल्होत्रा तेजी से वहां पहुंचे, उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। उन्होंने ये योजना स्वयं बनाई थी और हर विवरण पर स्पष्ट थे, जिसमें मंच निर्माण भी शामिल था।
अनुकूलित आवश्यकताओं और कठिनाई के कारण उन्होंने सब कुछ संभालने के लिए कोई इवेंट कंपनी नहीं ली थी, बल्कि इसके बजाय एक अलग निर्माण दल को चुना था। मंच के पृष्ठभाग निर्माण स्टील पाइपों से नहीं बनाए गए थे, बल्कि बल प्रतिरोधी स्कैफोल्डिंग से थे, जो आसानी से जोड़े और अलग किए जा सकते हैं, उच्च वहन क्षमता रखते हैं, और हल्के और सुरक्षित हैं। ये संभवतः कैसे ढह सकता था? रोहन मल्होत्रा के मन में संदेह उठने लगे। जब तक वे वहां पहुंचे, साइट पर पहले से ही बहुत सारे लोग जमा थे, और दूर से तेज कोलाहलपूर्ण आवाजें सुनाई दे रही थीं। दुर्घटना हो गई है, कोई घायल हो गया है, आपको इसके लिए मुझे जवाब देना होगा। एक मोटी, खुरदरी आवाज गूंजी। ये झा था, निर्माण दल का नेता। इस हटे कटे व्यक्ति की आवाज स्थिर और गूंजदार थी। घबराए नहीं, हम इसे संभाल रहे हैं, विकास यादव ने आश्वस्त करने की कोशिश की। इस खंड के लिए जिम्मेदार व्यक्ति रास्ते में है। वैसे भी, ये खत्म नहीं हुआ है। हाँ, ये खत्म नहीं हुआ है। आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। झा के पीछे कुछ लोग चिल्ला रहे थे। हालांकि रोहन मल्होत्रा जल्दी में वहां पहुंचे थे, लेकिन इस दृश्य को देखकर उनकी भौहें सिकुड़ गईं और वे रुक गए। इंजीनियरिंग प्रमुख आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोहन मल्होत्रा ने उसे पीछे खींच लिया। पहले देखते हैं, रोहन मल्होत्रा ने शांत होकर कहा। क्या? इंजीनियरिंग प्रमुख ने आश्चर्य से रोहन मल्होत्रा की ओर देखा। इस स्थिति में प्रबंधक रोहन अभी भी शांत रह सकते थे। ये जानना चाहिए कि यह मामला गंभीर हो सकता था। अगर इसे ठीक से संभाला गया तो वे काम जारी रख सकते थे, लेकिन अगर गलत तरीके से संभाला गया और यह पर्यवेक्षण विभाग के ध्यान में आया तो यह एक बड़ी समस्या होगी। रोहन मल्होत्रा बिना किसी भाव के दृश्य को देख रहे थे, जैसे कि वे केवल एक दर्शक हों। झा हंगामा कर रहा था और उसके आसपास के लोग इस कोलाहल में शामिल हो गए। रोहन मल्होत्रा के लिए यह दृश्य एक चिकित्सा विवाद जैसा लग रहा था। सामान्य रूप से दुर्घटना होने पर झा को निर्माण दल के नेता के रूप में तुरंत अपने घायल सहकर्मी को अस्पताल में देखने जाना चाहिए था, न कि यहां हंगामा करना। रोहन मल्होत्रा की नजर टहल गई। निर्माण दल के सदस्य, कुछ जो उत्साह से हंगामे में शामिल थे, के अलावा बाकी लोग किनारे से उदासीनता से देख रहे थे। उस समय क्या केवल एक व्यक्ति को कमर में चोट लगी थी? रोहन मल्होत्रा ने धीमी आवाज में इंजीनियरिंग प्रमुख से पूछा, आपको यकीन है? यकीन है, इंजीनियरिंग प्रमुख ने दृढ़ता से सिर हिलाया। क्या अस्पताल जाने वाले समूह में हमारे कोई लोग थे? रोहन मल्होत्रा ने पूछा। वह उस समय बहुत जल्दबाजी और अराजकता थी, यह उनके लोग थे जिन्होंने उसे ले गए, परियोजना पर्यवेक्षक ने शर्मिंदगी से कहा। तो कोई नहीं था। रोहन मल्होत्रा ने दूर से ढह गए स्कैफोल्ड की ओर देखा। हालांकि यह परियोजना कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन इसे एक अनुभवी निर्माण दल के हाथों में इस तरह नहीं होना चाहिए था। ढह गया। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि स्कैफोल्ड ढह गया था, और जबकि वे चोटों को समझ सकते थे, कोई कमर में कैसे चोटिल हो गया। रोहन मल्होत्रा अभी तक नहीं आया। जैसे ही रोहन मल्होत्रा सोच में डूबे थे, विकास यादव ने कठोरता से पुकारा। उनका माथा पसीने से ढका था और वे पूरी तरह से चिड़चिड़े थे। सेंट्री निर्माण के उप महाप्रबंधक, जो आमतौर पर डांट डपट करते थे, अब खुद को मध्यस्थ की भूमिका में पा रहे थे। एक निर्माण दल के नेता द्वारा चिल्लाए जा रहे थे और उंगली दिखाए जा रहे थे। वे इसे सहन नहीं कर सकते थे। रोहन मल्होत्रा, यहाँ आओ। विकास यादव गुस्से में गरजते हुए रोहन मल्होत्रा को अभी भी गहरे विचार में देखा और तुरंत गुस्से में दहाड़े। रोहन मल्होत्रा वास्तव में किनारे खड़े थे, हंगामे को ऐसे देख रहे थे जैसे कि यह उनका कोई सरोकार नहीं हो, जो पूरी तरह से क्रोधित करने वाला था। अगर नजरें मार सकती तो रोहन मल्होत्रा को विकास यादव ने 1000 बार, 10,000 बार चाकू से गोद दिया होता। आसपास के पर्यवेक्षक सर्दियों में सिकाडों की तरह चुप हो गए। उन्हें डर था कि वे अपने वरिष्ठ के गुस्से की चपेट में आ सकते हैं। वे भी भयभीत थे। तुम सुरक्षा के प्रभारी हो, है ना? मुझे जवाब दो। नहीं, पहले तुम उन्हें जवाब दो। विकास यादव ने अपने गुस्से को दबाया, अपनी दाढ़ी फुलाते हुए और घूरते हुए झा की ओर इशारा किया और फिर पीठ फेर ली। बिना अपने भाव बदले रोहन मल्होत्रा झा की ओर बढ़े। तुम प्रभारी हो। झा का चेहरा भयंकर रूप से विकृत हो गया और वह आगे बढ़ा, रोहन मल्होत्रा पर हाथ डालने वाला था। वहां खड़े रहो। कठोर चेहरे के साथ रोहन मल्होत्रा ने अचानक जोर से चिल्लाया। उनका व्यवहार उग्र था। अचानक चौंककर झा रुक गया। ये चीख आसपास के सभी लोगों को भी चौंका गई। क्या हो रहा है, बोलो? रोहन मल्होत्रा ने तना हुआ चेहरा रखा और मंच की ओर सिर हिलाया। उनका भाव ऐसा था जैसे किसी की चीजें बेवजह नष्ट कर दी गई हों और वे जवाब मांग रहे हों। झा ने गहरी सांस ली, शुरुआती झटके से उबरते हुए। क्या हो रहा है, यह मैं तुमसे पूछना चाहिए। तुम कैसी सामग्री दे रहे हो, इसमें समस्या है। अब मेरे लोग अस्पताल में हैं। बताओ, हम इसका क्या करेंगे? अगर वास्तव में बात यहाँ तक आती है तो हमें सरकार के पास जाना होगा और पूरी तरह से जांच करवानी होगी। सही, सरकार के पास जाओ, जांच करवाओ। झा के पीछे कई लोग भी चिल्लाने लगे।
आसपास के पर्यवेक्षक बेचैन थे, रोहन मल्होत्रा की ओर देख रहे थे। कुछ लोग नाराज भी दिखे, यह महसूस करते हुए कि रोहन मल्होत्रा का दृष्टिकोण बहुत टकरावपूर्ण था, जैसे कि वह स्थिति को और बढ़ा रहे हों। विकास यादव की नज़र बर्फीली ठंडी थी। 2016 में लागू इंद्रपुर शहर निर्माण परियोजना सुरक्षा उत्पादन प्रबंधन नियम के अनुसार अध्याय 6 उत्पादन सुरक्षा दुर्घटना जांच और निपटान प्रक्रियाएं अनुच्छेद 53 और 54, रोहन मल्होत्रा ने भावहीन रूप से कहा, सुरक्षा नियमों को वाक्पटुता से उद्धृत करते हुए। यहां आते समय उन्होंने रक्तकमल से कानूनी प्रावधानों को देखने के लिए कहा था, जिससे वे वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से, यहां तक कि कानूनी सलाहकार से भी अधिक कानून के जानकार बन गए थे। ये भी एक कारण था कि वे शांत और आत्मविश्वास के साथ निरीक्षण कर रहे थे। साइट पर चोट की स्थिति पर्यवेक्षण विभाग के हस्तक्षेप के मानक को पूरा नहीं करती। जब तक आपके अधीनस्थ को कमर की चोट में हड्डियां टूटी, नसें फटी और अंग फटे न हो, वरना तुम अभी जाकर अपने आप को स्टील पाइप से छेद सकते हो। लेकिन अगर वास्तव में कुछ होता है तो तुम पहले जिम्मेदार व्यक्ति होगे। रोहन मल्होत्रा ने ठंडी हंसी हंसी। झा की आंखें सिकुड़ गईं, उसका आत्मविश्वास कम हो गया और वह टालमटोल करने लगा। मैंने पहले ही किसी को अस्पताल भेज दिया है, अगर तुम्हारा व्यक्ति ठीक निकलता है तो हमें हमारी ओर के नुकसान के बारे में बात करनी होगी, नष्ट हुई सामग्री की तो बात ही छोड़ दो। अनुबंध के अनुसार निर्माण अवधि में देरी के लिए तुम मुआवजे के लिए उत्तरदायी हो। क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? रोहन मल्होत्रा ने भयंकर रूप से चिल्लाया। झा डर से कांप गया। अध्याय 166, तुम निकाल दिए गए हो। बहुत ताकतवर। चारों ओर परियोजना पर मौजूद लोग चुपके से उत्साहपूर्वक हर्षित हो रहे थे। प्रबंधक रोहन बहुत प्रभावशाली हैं। उप महाप्रबंधक विकास यादव ने लंबे समय तक विनम्रतापूर्वक समझाने की कोशिश की, फिर भी झा और अधिक अभिमानी होता गया, जिससे सभी लोग गुस्से में देखते रहे। अब जब प्रबंधक रोहन ने हस्तक्षेप किया, उन्होंने तीखे और साफ सुथरे तरीके से डांट लगाई। झा डर गया। इसके अलावा रोहन मल्होत्रा के शब्दों के माध्यम से परियोजना पर कुछ लोग तुरंत चर्चा शुरू करने लगे। मुझे अभी लगा था कि कुछ गड़बड़ है, वे स्पष्ट रूप से जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो तुमने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? मैं बहुत महत्वहीन हूं, मेरे शब्दों का कोई वजन नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रबंधक रोहन और मेरी सोच एक जैसी होगी। निकले जाओ, तुम प्रबंधक रोहन को चतुर कहते हो और तुम बस बेशर्म हो। जैसे जैसे वे चर्चा करते गए, अधिक से अधिक लोगों को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ समस्या थी। चर्चा की आवाजें ऊपर नीचे हो रही थीं। अब न केवल झा, बल्कि वे निर्माण श्रमिक भी जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, दूसरों की निगाहों और बड़बड़ाहट के तहत थोड़ा घबरा गए। झा का रोहन मल्होत्रा की ओर देखना अस्वाभाविक हो गया। ये युवा व्यक्ति सामान्य लगता था, लेकिन जब वह घूरता था, उसका रौब डरावना था। खासकर वे आंखें, गहरी और तीक्ष्ण, जैसे कि वे सब कुछ देख सकती हों, जिससे उसे छिपने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। सहायक कियानी, फोन पकड़े हुए, विकास यादव के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। रोहन मल्होत्रा द्वारा उल्लिखित कानूनी नियम पूरी तरह से सटीक थे। विकास यादव की नज़र थोड़ी सिकुड़ गई। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने रोहन मल्होत्रा के तरीकों को देखा था, प्रत्येक मुलाकात और भी डरावनी लगती थी। इस युवा व्यक्ति की प्रगति की गति आश्चर्यजनक थी। मजबूत मानसिक दृढ़ता, शांत संयम और सामान्य लोगों से अधिक ज्ञान के साथ, वह अब इतना असामान्य हो गया था कि वह कानूनी प्रावधानों को तुरंत उद्धृत कर सकता था। क्या ये सामान्य व्यक्ति था? नहीं, यह एक विचित्र व्यक्ति था, एक राक्षस। विकास यादव ने रोहन मल्होत्रा को और भी सावधानी से देखा। झा ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें इधर उधर दौड़ रही थीं क्योंकि वह जोर जोर से बोला, मुझे कानून समझ नहीं आता, मेरे साथ इन बेकार चीजों की बात करना बंद करो। मुझे बस इतना पता है कि ये निर्माण सामग्री घटिया है और मेरा भाई घायल हो गया है। अभी तुम कानून का सहारा लेने की बात कर रहे थे और अब तुम्हें कानून समझ नहीं आता। रोहन मल्होत्रा ने ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। चलो, हम काम नहीं कर रहे, हम काम नहीं कर रहे। झा ने रोहन मल्होत्रा की आंखों में नहीं देखा, चिल्लाते हुए अपने लोगों को जाने का इशारा किया। हाँ, हम काम नहीं कर रहे। बिल्कुल, चलो चलो। निर्माण दल के लोग भी चिल्लाए, लेकिन पहले की तरह दबदबा नहीं था। एक सामान्य नजर डालते हुए रोहन मल्होत्रा ने देखा कि श्रमिकों ने अपने औजार इकट्ठा कर लिए थे और उन्हें वाहन पर लादने की तैयारी कर रहे थे, पूरी तरह से तैयार। क्या वे पहले से ही जाने की योजना बना रहे थे? काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो फिर अनुबंध के अनुसार हिसाब कर लेते हैं, रोहन मल्होत्रा ने बिना हील के कहा, उनकी आवाज ठंडी थी। उन्होंने अनुबंध का मसौदा तैयार किया था और अगर देरी के लिए उपठेकेदार की गलती थी, तो झा की टीम को परियोजना को काफी राशि का मुआवजा देना होगा। अपेक्षा के विपरीत इस बार झा ने कोई डर नहीं दिखाया, रोहन मल्होत्रा की ओर तिरस्कारपूर्ण हंसी हंसते हुए। तुम चाहते हो कि हम मुआवजा दें? ठीक है, अनुबंध लाओ, हमें देखने दो। रोहन मल्होत्रा ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और अपने बगल में खड़े इंजीनियरिंग प्रबंधक से कहा, अनुबंध ले आओ।
इंजीनियरिंग प्रबंधक हिला नहीं, उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। प्रबंधक रोहन, मैंने अनुबंध सहायक कियानी को दिया था, ऐसा लगता है। यह अभी तक संसाधित नहीं हुआ है। इंजीनियरिंग प्रबंधक का चेहरा कड़वाहट से भरा था, उन्होंने कई बार आग्रह किया था, लेकिन सहायक कियानी जल्दी में नहीं था और वह कुछ नहीं कर सकता था। अभी तक संसाधित नहीं हुआ। रोहन मल्होत्रा की आंखें सिकुड़ गईं, अविश्वास में इंजीनियरिंग प्रबंधक की ओर देखते हुए। वे अब 1 सप्ताह से काम कर रहे थे और अनुबंध को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। फिर भी झा की टीम काम कर रही थी। बस अकल्पनीय। कियानी। इस समय रोहन मल्होत्रा की नज़र सहायक कियानी को ढूंढ रही थी, उनकी आंखें लगभग घातक थीं। सहायक कियानी विकास यादव के पीछे छिप गया, उनकी आंखों से मिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। झा जोर से हंसा। चारों ओर परियोजना प्रबंधकों और कर्मचारियों के चेहरे तुरंत खट्टे हो गए। वे सभी सहायक कियानी की ओर देखने लगे, प्रत्येक ये चाहता था कि वे उसे मार डालें। खांसी। अब ये जांच करने का समय नहीं है कि लापरवाही किसकी थी। पहले इस समस्या से निपटें। उप महाप्रबंधक विकास यादव ने भौहें सिकोड़ते हुए आदेश दिया। रोहन मल्होत्रा ने विकास यादव को ठंडी नजर से देखा और झा की ओर मुड़ा। उस समय झा अपनी बाहें क्रॉस करके और पैर हिलाते हुए आत्मसंतुष्ट था। क्यों न हम पहले अपनी स्थिति को नर्म करें, उन्हें निर्माण पूरा करने दें और अपने आप को बहुत सारी परेशानी से बचाएं, परियोजना निदेशक ने अनिच्छा से सुझाव दिया। हाँ, आकर मुझसे गिड़गिड़ाओ। झा उत्सुकता से रोहन मल्होत्रा के गिड़गिड़ाने की प्रतीक्षा कर रहा था, अपने आप से सोचते हुए। एक बार रोहन मल्होत्रा ने उससे गिड़गिड़ाया, वह निश्चित रूप से साफ मना कर देगा और फिर उसका बहुत उपहास करेगा। तुम अभी बहुत सख्त बन रहे थे, अब मैं इसका बदला लूंगा। झा ने चुपके से तिरस्कारपूर्ण हंसी हंसी। रोहन मल्होत्रा की नज़र उदासीन थी क्योंकि उन्होंने झा को और फिर उसके पीछे के उन निर्माण श्रमिकों को देखा जो इतने आत्मसंतुष्ट थे। तुम, रोहन मल्होत्रा ने हाथ के इशारे से बाहर की ओर इशारा किया, निकाल दिए गए हो। एक ही वाक्य और आसपास सन्नाटा छा गया। झा की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। चूंकि कोई अनुबंध नहीं है, हम इस परियोजना के लिए तुमने जो भी काम किया है उसे स्वीकार नहीं करेंगे और हम कोई कमीशन नहीं देंगे। अब तारा चौक से तुरंत निकल जाओ, वरना। रोहन मल्होत्रा ने सुरक्षा विभाग की ओर देखा। सुरक्षा विभाग के प्रबंधक ने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया। रोहन मल्होत्रा, तुम्हें ये निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया? परियोजना पूरी नहीं हुई है, वे नहीं जा सकते, अभी भी चर्चा की गुंजाइश है। विकास यादव ने खुद को रोक नहीं पाया और कहा। सहायक कियानी के मुद्दे को बाद की बैठक में निपटाया जाएगा। रोहन मल्होत्रा ने ठंडी नजर डाली और कठोरता से कहा। विकास यादव की सांस रुक गई। उन्होंने रोहन मल्होत्रा को भयंकर रूप से घूरा और चले गए। सहायक कियानी ने जल्दी से सिर झुकाया और घबराहट में उनके पीछे भागा। केवल एक जवाब के साथ उन्होंने श्री विकास को खारिज कर दिया। आसपास के पर्यवेक्षक और कर्मचारी आश्चर्य से भरी नजरों से देख रहे थे। विकास, पहली टीम, दूसरी टीम, तीसरी टीम, सभी टीमें स्टैंड बाय पर। सुरक्षा प्रबंधक ने वॉकी टॉकी में चिल्लाया। समझ गया, कप्तान। दूसरी ओर से स्पष्ट जवाब आया। अभी तक नहीं गए। रोहन मल्होत्रा ने झा से ठंडे स्वर में कहा। तुम निर्मम हो, तुम प्रभावशाली हो। झा ने तीखेपन से थूक दिया। फिर एक इशारे के साथ वह संतुष्ट निर्माण श्रमिकों के समूह को लेकर चला गया, हारा हुआ दिख रहा था। रोहन मल्होत्रा ने उन्हें जाते हुए देखा, उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने घटना के बाद हंगामा किया, उन्होंने अपने औजार भी पैक कर लिए, जाने के लिए तैयार थे, भुगतान न मिलने का सामना करने पर भी, फिर भी वे वास्तव में बिना पैसे लिए चले गए। क्या यह एक सामान्य निर्माण दल है? इसमें कुछ आसान नहीं है। हालांकि ऐसा लगता था कि मामला हल हो गया था। रोहन मल्होत्रा को अभी भी अपने दिल पर एक भारी बोझ महसूस हो रहा था, उनके दिमाग में एक बुरी आशंका मंडरा रही थी। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। अयोग्य निर्माण पक्ष को प्रबंधकीय अधिकार का उपयोग करके निष्कासित करने और परियोजना को खतरे या नुकसान से बचाने के लिए 5 अंक जोड़े गए। वर्तमान कुल स्कोर 10 अंक। उप महाप्रबंधक स्तर तक पहुंचने के लिए 90 अंक और चाहिए। रक्तकमल की आवाज अचानक गूंजी। रोहन मल्होत्रा चौंक गए। फिर वे मुस्कुराए। उन पर छाई उदासी अंकों के जुड़ने के साथ हल्की हो गई। अगर इन मामलों से निपटने से अंक मिलते हैं तो फिर बात अलग है। भले ही छाया में बाढ़ और भयंकर जानवर छिपे हों, भले ही एक जंगली तूफान आने वाला हो, जब तक अंक दिए जाते हैं उन्हें डर नहीं होगा। रोहन मल्होत्रा की आंखें चमक उठी और उन्होंने युद्ध भावना के साथ अपनी मुट्ठी बांधी। तूफान को और तेजी से आने दो, अंक और तेजी से आने दो। इस समय विकास यादव, जो अपने दफ्तर की ओर वापस जा रहे थे, मूल रूप से गुस्से से भरे हुए थे। जब वे एक एकांत स्थान पर पहुंचे, उनका गुस्सा छट गया और उनके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान बन गई। इस बीच झा, जो तारा चौक से गाड़ी चलाकर जा रहा था, ने एक फोन कॉल किया और जब ये जुड़ा तो वह केवल अपने चेहरे पर एक मुस्कान फैलाकर बोला, हाँ, जैसा कि योजना थी, हमने वापसी कर ली है। अध्याय 167, प्रमोशन मिला।
तारा चौक, मुख्य सम्मेलन कक्ष। साइट पर मुद्दे से निपटने के बाद रोहन मल्होत्रा ने तुरंत एक बैठक बुलाई। विकास यादव उदास चेहरे के साथ मुख्य सीट पर बैठे थे और सहायक कियानी ने उनके पीछे एक कुर्सी जोड़ ली। सभी प्रबंधक उपस्थित थे, बारी बारी से अपनी सीटों पर बैठे। इस बैठक का माहौल काफी गंभीर था। इवेंट मंच को बंद कर दिया गया था, आधा स्कैफोल्ड ढह गया था, और हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ था, यह स्थिति ऐसी नहीं बढ़ी थी कि अधिकारियों को शामिल करना पड़े। फिर भी यह उद्घाटन समारोह से पहले हुआ था, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों पर भारी बोझ डाल दिया था। काम हमेशा सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसी घटना का सामना करना अच्छा शकुन नहीं था। इस घटना ने हमें एक गहरा सबक दिया है। हमें अपने काम में कभी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, खासकर हम नेताओं को। एक छोटी सी चूक समस्याएं पैदा कर सकती है। विकास यादव दिल टूटा हुआ दिखते हुए मेज पर जोर से थपथपाते हुए बोले। वे आधे घंटे से बात कर रहे थे। मौजूद प्रबंधक सर्दियों में सिकाडों की तरह चुप थे। खासकर इंजीनियरिंग प्रबंधक, वह सुइयों पर बैठा हुआ था, इसमें उनकी बड़ी हिस्सेदारी थी। जब विकास यादव की ठंडी नजर उस पर पड़ी, तो उनकी आंखों की तीव्र ठंडक ने इंजीनियरिंग प्रबंधक को कांपने पर मजबूर कर दिया। आज क्या वे मुझे उदाहरण बनाकर दूसरों को चेतावनी देंगे? इंजीनियरिंग प्रबंधक ने चिंतित होकर सोचा। प्रबंधक रोहन, आप क्या कहते हैं? इसका क्या करना चाहिए? आखिरकार विकास यादव ने बात करना बंद किया, चाय का एक घूंट लिया और विषय को रोहन मल्होत्रा की ओर फेंक दिया। स्पष्ट रूप से स्थिति गंभीर थी और नेतृत्व क्रोधित था। एक कठोर जवाब की आवश्यकता थी। इंजीनियरिंग प्रबंधक ने चिंतित अभिव्यक्ति पहनी, ये जानते हुए कि वह आज जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, खासकर जब रोहन मल्होत्रा शामिल थे। क्या कोई अच्छा परिणाम हो सकता है? अन्य प्रबंधक दूसरों की दुर्भाग्य के लिए दुख की भावना से नहीं बच सके। सम्मेलन कक्ष का माहौल और भी दमनकारी हो गया। इस मामले के बारे में रोहन मल्होत्रा ने इंजीनियरिंग प्रबंधक की ओर देखा। इंजीनियरिंग विभाग की जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता। आ गया। इंजीनियरिंग प्रबंधक का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने अपने दांत भींच लिए। उसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। हालांकि अनुबंध के मुद्दे के लिए यह मेरी देखरेख की कमी थी। वह जिम्मेदारी मुझ पर है। रोहन मल्होत्रा ने गंभीर आवाज में कहा, इसका इंजीनियरिंग प्रबंधक से बहुत कम लेना देना है। रोहन मल्होत्रा ने पूरी जिम्मेदारी ले ली। इंजीनियरिंग प्रबंधक ने आश्चर्य से सिर उठाया, रोहन मल्होत्रा को देखते हुए। ये शैतान रोहन, जिसे उसने पीठ पीछे खुशी खुशी कोसा था, वास्तव में उसके लिए दोष ले रहा था। ये उस पल में इंजीनियरिंग प्रबंधक इतना प्रभावित हुआ कि उसकी नाक में खटास आ गई। उसने जो दबाव महसूस किया था, वह अवर्णनीय रूप से भारी था। मौजूद प्रबंधकों ने रोहन मल्होत्रा को आश्चर्य से देखा, उनकी आंखें सम्मान से भरी थीं। कौन ऐसा बॉस नहीं चाहेगा जो जवाबदेह हो और महत्वपूर्ण क्षणों में अपने अधीनस्थों के लिए खड़ा हो? विकास यादव ने रोहन मल्होत्रा को आश्चर्य से देखा, लेकिन उनके मुंह के कोने ने हल्की तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई। रोहन मल्होत्रा दोष लेना चाहते हैं, दूसरों के दिल जीतने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा, मैं इसका उपयोग करके उन्हें अच्छी तरह से डांट सकता हूँ। विकास यादव ने अपनी चाय का कप नीचे रखा। रोहन मल्होत्रा, तुम अभी भी बहुत कच्चे हो। तुम मेरे खोदे गड्ढे से बच सकते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैंने जाल की एक श्रृंखला बिछाई है। विकास यादव ने आत्मसंतुष्टि से सोचा। हालांकि रोहन मल्होत्रा को रुकने का कोई इरादा नहीं था और वे बोलते रहे। परियोजना के उप प्रमुख के रूप में इंजीनियरिंग विभाग को अनुबंध को ठीक करने और समय पर संभालने के लिए प्रेरित न करना मेरी एक विफलता थी। रोहन मल्होत्रा ने आत्मविश्वास के साथ घोषणा की। सभी प्रबंधक इंजीनियरिंग प्रबंधक के साथ सहायक कियानी की ओर कठोर नजरों से देखने लगे। ये प्रबंधक रोहन की जिम्मेदारी नहीं थी, ये सहायक कियानी की गलती थी। सहायक कियानी ने सिर बाहर निकाला और ढेर सारी ठंडी नजरों को देखकर तुरंत डर के मारे पीछे हट गया। मेरी दूसरी विफलता ये थी कि मैंने प्रत्येक विभाग को श्री विकास के साथ परामर्श करने और अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रेरित नहीं किया। इस तरह का व्यवहार, नेताओं को मुद्दों से परेशान न करना, अत्यंत गलत है, एक व्यक्तिपरक गलती। रोहन मल्होत्रा ने फिर से मेज थपथपाते हुए कहा। विकास यादव ने भौहें सिकोड़ी। क्या रोहन मल्होत्रा वास्तव में इस गलती का उपयोग करके मुझे सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुझे भविष्य के किसी भी मुद्दे का सामना करना पड़े? विकास यादव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। आज की बैठक का उद्देश्य उनके बीच फूट डालना और उन्हें कठोरता से डांटना दूसरी प्राथमिकता थी, अंतिम लक्ष्य था उन्हें सामने धकेलना। उन्होंने मुझ पर पहले ही चाल चल दी। विकास यादव को अप्रत्याशित रूप से पकड़ लिया गया। योजनाओं के मामले में वे विनय गुप्ता के सामने कोई मुकाबला नहीं थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि युवा रोहन मल्होत्रा भी उन्हें मात दे सकता है। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी बहुत युवा हूं और नेतृत्व की स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त अनुभवी नहीं हूं। मैं उप परियोजना प्रबंधक की भूमिका से इस्तीफा देने का अनुरोध करता हूं और ईमानदारी से प्रबंधक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा। रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से अपनी छाती थपथपाई।
भविष्य में अगर किसी को कोई समस्या हो तो सहायक कियानी से बार बार संपर्क करना याद रखें और श्रीमती विकास के साथ परामर्श करें। रोहन मल्होत्रा के हृदयस्पर्शी शब्दों ने मौजूद पर्यवेक्षकों को गहराई से प्रभावित किया। एक अच्छा नेता क्या बनाता है? यही एक अच्छा नेता बनता है। जवाबदेह और उत्तरदायी। समझ गया प्रबंधक रोहन, हम निश्चित रूप से भविष्य में श्रीमती विकास के साथ अधिक बार परामर्श करेंगे और केवल उनके निर्देशों पर कार्य करेंगे। हाँ हाँ हाँ, भले ही सहायक कियानी व्यस्त हो और एक पल के लिए भूल जाए, हमें उसे और अधिक याद दिलाना चाहिए। प्रबंधक रोहन, आपको अपनी स्थिति से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, हम सभी आप पर भरोसा करते हैं। कुछ लोग बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। पूरा परियोजना विभाग और अधिक एकजुट और संयमित महसूस कर रहा था। विकास यादव के पीछे खड़ा सहायक कियानी हरा पड़ गया। अब से क्या उसे हर कोई परेशान नहीं करेगा? इसके अलावा पर्यवेक्षकों की नज़रें उसके प्रति दोस्ताना नहीं थीं, जो बहुत सारा मानसिक दबाव था। ये सब सुनकर विकास यादव तेजी से उत्तेजित महसूस करने लगे। रोहन मल्होत्रा ने तो इस्तीफा भी दे दिया। कम भक्त, ये हरामी। उसने मुझे एक चाल में शह और मात दे दी। अगर रोहन मल्होत्रा ने इस्तीफा दे दिया तो क्या मेरे प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? उन्होंने परियोजना पर निरंकुश नियंत्रण के लिए मुख्य कार्यालय की शक्ति छोड़ दी थी, रोहन मल्होत्रा को दोष लेने और बोझ उठाने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन वे रोहन मल्होत्रा को इस्तीफा देने की अनुमति कैसे दे सकते थे? विकास यादव का चेहरा सूक्ष्म रूप से बदल गया। वे जो गर्जनापूर्ण क्रोध छोड़ने की तैयारी कर रहे थे उसे वापस निगलना पड़ा और उन्होंने एक सुखद मुस्कान निचोड़कर निकाली। प्रबंधक रोहन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। विकास यादव ने जल्दी से स्वर सेट किया। न ही इंजीनियरिंग विभाग की। विकास यादव ने जोड़ा। ये सब मेरे इस सहायक की गलती है। दांत पीसते हुए और गुस्से में चिल्लाते हुए विकास यादव ने कहा, सहायक कियानी। कियानी कांप गया, उसका चेहरा कड़वा हो गया, क्योंकि उसने जल्दी से खड़े होकर सभी के सामने एक मुस्कान लगाई। देखो तुमने क्या गड़बड़ की। विकास यादव ने मेज पर जोर से थपथपाया। उनके पास बहुत सारा गुस्सा निकालना था और इसके अलावा ये कियानी हमेशा खराब विचारों के साथ आता था। गैर पेशेवर, लापरवाह, मूर्ख। विकास यादव ने सहायक कियानी को सभी के सामने पूरे 10 मिनट तक डांटा। कियानी को इतनी जोर से डांटा कि उसका सिर लगभग उसकी पैंट में सिकुड़ गया। मेरे लिए 10,000 शब्दों का आत्मा आलोचना रिपोर्ट लिखो और फिर वित्त विभाग इस महीने का उसका बोनस काट दो। विकास यादव ने आदेश दिया। पर्यवेक्षक आत्मसंतुष्टि से सुन रहे थे। सहायक कियानी की लापरवाही मेरी जिम्मेदारी को भी दर्शाती है। इस परियोजना पर आने पर मुझे मुख्य प्रभारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं परियोजना की स्थितियों से परिचित नहीं हूं। ऐसा करते हैं, रोहन मल्होत्रा को मुख्य प्रभारी बनाते हैं। विकास यादव ने अचानक प्रस्ताव रखा, अपना स्वर बदलते हुए। रोहन मल्होत्रा की पहली प्रतिक्रिया थी इनकार करना। हालांकि, क्या आप परियोजना के मुख्य प्रभारी की भूमिका स्वीकार करते हैं? स्वीकार करें और अपने कार्यकाल के दौरान 2 गुने अंक प्राप्त करें। रक्तकमल की आवाज गूंजी। विकास यादव रोहन मल्होत्रा के इनकार की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वे उसे अनगिनत कारणों से उसका मुंह बंद कर सकें। अप्रत्याशित रूप से रोहन मल्होत्रा की आंखें चमक उठीं। चूंकि नेता ने कहा है, ठीक है, मैं ये करूंगा। विकास यादव का मुंह खुला रह गया। अध्याय 168, अब मुसीबत। रोहन मल्होत्रा ने तारा चौक के प्रभारी के रूप में कार्यभार संभाल लिया। ये खबर बैठक के बाद तुरंत पूरे परियोजना में फैल गई। पूरा कर्मचारी स्तर उत्साह से उबल रहा था। प्रमोशन विभाग में विकास, सौरभ और यश इतने आश्चर्यचकित थे कि वे काफी देर तक बोल नहीं पाए। पीछे मुड़कर देखें तो जब रोहन मल्होत्रा पहली बार आए थे, कौन सोच सकता था कि केवल 2.5 महीने से भी कम समय में वे पूरे तारा चौक परियोजना के एकमात्र प्रभारी बन जाएंगे। यहां तक कि उप महाप्रबंधक विकास यादव ने वादा किया कि वे उनके किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कंपनी में गहरी प्रशंसा की भावनाएं थीं। यह शायद सेंट्री निर्माण के इतिहास में जमीनी स्तर से सबसे तेज प्रमोशन था। वास्तव में एक शैतानी प्रतिभा। अपने आश्चर्य के अलावा विकास और अन्य लोग बहुत खुश भी थे, ये सोचते हुए कि रोहन मल्होत्रा के साथ ठीक से उत्सव मनाने का समय निकालना होगा। कर्मचारी उत्साहपूर्ण चर्चाओं में लगे हुए थे, जबकि प्रबंधक भी अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज की बैठक का अनुभव करने के बाद इंजीनियरिंग पर्यवेक्षक अब रोहन मल्होत्रा का वफादार प्रशंसक बन गया था। शैतान रोहन, जिसके बारे में वह लगातार शिकायत करता था, अब एक वास्तव में अच्छा नेता बन गया था। उनके नेतृत्व में अन्य विभागों के प्रमुखों ने भी रोहन मल्होत्रा की विभिन्न ताकतों को पहचानना शुरू कर दिया। प्रबंधक बनने के बाद से रोहन मल्होत्रा ने अपनी टीम पर भरोसा किया, अधिकार सौंपने की हिम्मत की, छोटी मोटी गलतियों को ढूंढने से बचे, बिना सोचे समझे आदेश नहीं दिए और बिना वजह डांटने से परहेज किया। वे आमतौर पर मिलनसार थे। उनके मुकाबले उप महाप्रबंधक विकास यादव कई गुना बदतर लगते थे। खासकर ये देखते हुए कि अब उन्हें सहायक कियानी जैसे लोगों से निपटना नहीं पड़ता था, प्रबंधकों ने अपनी खुशी व्यक्त की।
अचानक परियोजना के भीतर रोहन मल्होत्रा की स्वीकृति दर पहले कभी नहीं देखी गई ऊंचाइयों तक पहुंच गई। हालांकि विकास यादव, जब रोहन मल्होत्रा ने आसानी से सहमति दी तो उन्होंने जल्दबाजी में बैठक समाप्त की और सहायक कियानी के साथ अपने कार्यालय में वापस भागे। मूल रूप से उन्होंने रोहन मल्होत्रा को पद लेने के लिए मनाने के लिए तर्कों का एक पूरा सेट तैयार किया था और उन्होंने जरूरत पड़ने पर प्रमोशन को जबरदस्ती करने की योजना भी बनाई थी। लेकिन रोहन मल्होत्रा ने बस ऐसे ही स्वीकार कर लिया। उत्साह से, बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सहमति दे दी। अपने कार्यालय में वापस विकास यादव ने लंबे समय तक सोचा, फिर भी योजना को समझ नहीं पाए। यह ऐसा था जैसे ताश के खेल में उन्होंने 3 का पत्ता खेला और प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत किंग बम खेल दिया। ये कैसी रणनीति थी? कियानी, तुम्हें क्या लगता है कि वह लड़का क्या साजिश रच रहा है? विकास यादव अपने रणनीतिकार से पूछे बिना नहीं रह सके। वे वास्तव में लोगों के इरादों का अनुमान लगाने में कुशल नहीं थे। खैर, मुझे भी यकीन नहीं है, सहायक कियानी ने हिचकिचाते हुए कहा, उसी तरह उलझन में, शायद इसलिए कि वह युवा है और उच्च पद की प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। बकवास, वह लड़का भले ही युवा हो, लेकिन वह सांप से भी अधिक चिकना है। विकास यादव ने ठंडी हंसी हंसी, आज के उनके प्रदर्शन को देखो। मैं तुम्हें बताता हूं, अब मुझे उनके साथ निपटना विनय गुप्ता से भी ज्यादा मुश्किल लगता है। वह चतुर है, हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं से परे कार्य करता है। सहायक कियानी ने गहराई से सहमति जताई। जितना अधिक वह रोहन मल्होत्रा के साथ बातचीत करता था, उतना ही उसे लगता था कि हालांकि रोहन पहली नज़र में हानिरहित लगता था, वह हमेशा तुम्हें अप्रत्याशित रूप से पकड़ लेता था और तुम्हें उलझन में डाल देता था। आज की बैठक में मिली ठंडी नज़रों को याद करते हुए सहायक कियानी कांप गया, अभी भी कुछ हद तक आघात में। फिर भी, सौभाग्य से, हमने आज अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। विकास यादव अपने होठों पर फैली ठंडी मुस्कान को रोक नहीं सके। केवल रोहन मल्होत्रा को परियोजना प्रमुख की भूमिका लेने के लिए मजबूर करके वे जीतेंगे। ऐसा करके उन्होंने रोहन मल्होत्रा को परियोजना से बांध दिया। अगर परियोजना असफल हुई तो रोहन मल्होत्रा भी असफल हो जाएंगे। ये परियोजना की शुरुआत से ही विकास यादव की रणनीति थी। इसे केवल चरणों में लागू किया गया था ताकि प्रतिरोध से बचा जा सके। तुम भले ही चालाक और धूर्त हनुमान हो, लेकिन मैं बुद्ध हूं, क्या तुम मेरे हथेली से बच सकते हो? विकास यादव ने अपनी हथेली को देखा, धीरे धीरे इसे मुट्ठी में बंद किया और उनकी ठंडी हंसी एक भयावह हंसी में बदल गई। श्रीमती विकास, मुझे लगता है कि अब मुझे वह 10,000 शब्दों की रिपोर्ट नहीं लिखनी पड़ेगी, है ना? सहायक कियानी ने सावधानी से पूछा। ये योजना का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल, तुम्हें इसे लिखना होगा। विकास यादव ने उसे एक नज़र दी और बड़बड़ाए, अब जब रोहन मल्होत्रा प्रमुख हैं, कौन जानता है कि वह इसे जांचना चाहेंगे। हम उन्हें कोई बहाना नहीं दे सकते। सहायक कियानी अपने मुंह को कड़वी मुस्कान में मोड़ने से नहीं रोक सका। उसने किसे नाराज किया था? वह सिर्फ एक सलाहकार था, फिर भी तोप का चारा भी बन गया। 10,000 शब्दों की रिपोर्ट, ये लगभग एक छोटी कहानी के बराबर थी। ठीक है, हमें भी जाना चाहिए ताकि बाद में शो को प्रभावित न करें। विकास यादव खड़े हुए, उनकी हंसी में भयावह ठंडक थी। इस समय अपने कार्यालय में रोहन मल्होत्रा के पास वह हर्षित संयम नहीं था जो बाहर के लोग कल्पना करते थे, बल्कि उनके उम्र के साथ असंगत गंभीरता थी। क्या विकास यादव इस अवसर का उपयोग करके मुझसे निपटना चाहते हैं? यह इतना आसान नहीं होगा। रोहन मल्होत्रा ने ठंडी हंसी हंसी। उस समय रोहन मल्होत्रा ने कार्यालय की साजिशों की खोज की थी, पीछे हटकर आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई थी। निश्चित रूप से ये बहुत उपयोगी थी। हालांकि विकास को अब गर्व महसूस हो रहा होगा, आखिरकार मुझे ग्रिल पर डाल दिया, परियोजना की पूरी जिम्मेदारी। हम, कितनी बड़ी टोपी! रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया, बिल्कुल भी चिंतित नहीं। जितनी बड़ी टोपी, उतना बड़ा जोखिम। इसका मतलब था कि अगर परियोजना में कोई समस्या हुई, तो वह पहले जिम्मेदार व्यक्ति होंगे। वे अब इस परियोजना से बंधे हुए थे, चाहे अच्छा हो या बुरा। अगर परियोजना डूब गई, तो वे भी डूब जाएंगे। लेकिन उनका संभावित लाभ भी बहुत बड़ा था। दोगुना स्कोर, प्रलोभन अप्रतिरोध्य था। रोहन मल्होत्रा हंसे। भाग्य साहसियों का साथ देता है। उच्च स्कोर अर्जित करने के लिए जोखिम लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि ये दोगुना स्कोर केवल परियोजना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार व्यक्ति के कार्यकाल के दौरान ही मान्य था। तारा चौक छोड़ने के बाद ये खत्म हो जाएगा। ये काफी निराशाजनक था। रोहन मल्होत्रा ने रक्तकमल से दोगुने स्कोर के ट्रिगर्स के बारे में कुछ संकेत प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन रक्तकमल ने अपने होंठ सील रखे, कुछ भी नहीं बताया। रोहन मल्होत्रा असमंजस में थे। छोड़ो, अभी सबसे जरूरी काम एक नया निर्माण दल ढूंढना और मंच को पूरा करना है। सौभाग्य से मंच का अधिकांश हिस्सा पहले से ही खड़ा हो चुका है और बिना किसी समस्या के निरीक्षण किया गया है। जब तक हमारे पास जनशक्ति है, मुझे विश्वास है कि काम एक सप्ताह के भीतर सुचारू रूप से पूरा हो सकता है। सौभाग्य से हमारी प्रत्येक कार्य की प्रगति काफी आगे है। कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
रोहन मल्होत्रा ने अपने आप से सोचा। परियोजना पर्यवेक्षक एक निर्माण दल की तलाश में गया है, उसे जल्द ही वापस आना चाहिए। कुछ चीजों को जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता और जल्दबाजी से मदद नहीं मिलेगी। रोहन मल्होत्रा ने अपने लिए एक चाय का पॉट बनाया और आराम से पीना शुरू किया। फिर भी पूरी दोपहर तक परियोजना पर्यवेक्षक उनकी सूचना देने नहीं लौटा, जिसने रोहन मल्होत्रा को कुछ आश्चर्यचकित किया। क्या इंद्रपुर में निर्माण दल ढूंढना मुश्किल था? प्रबंधक रोहन। आखिरकार रोहन मल्होत्रा के कार्यालय का दरवाजा धकेला गया और परियोजना पर्यवेक्षक जल्दी में अंदर आया। उसे देखकर रोहन मल्होत्रा चौंक गए। परियोजना पर्यवेक्षक थका हुआ दिख रहा था, उसका माथा पसीने की बूंदों से ढका था, उसके होंठ इतने सूखे थे कि वे छिल रहे थे। रोहन मल्होत्रा खड़े हुए और उसके लिए एक डिस्पोजेबल कप में पानी भरा। जल्दी नहीं, पहले थोड़ा पानी पी लो। परियोजना पर्यवेक्षक ने उसे आभारी नजर से देखा, दोनों हाथों से पानी का कप लिया और एक घूंट में पी गया, अपने होंठ चटकाते हुए। स्पष्ट रूप से यह पर्याप्त नहीं था। रोहन मल्होत्रा ने हाथ हिलाया और पर्यवेक्षक ने अपने लिए 3 और कप लिए, उन्हें जल्दी से गटक लिया। वह वास्तव में प्यासा था। क्या वह पूरे समय बाहर भाग दौड़ कर रहा था? निर्माण दल से संपर्क करना क्या इतना कठिन था? परियोजना पर्यवेक्षक, जो परियोजना निर्माण और प्रबंधन के प्रभारी थे, के पास ढेर सारे संपर्क होने चाहिए थे। रोहन मल्होत्रा को अचानक एक बुरी आशंका हुई और उनका चेहरा गंभीर हो गया। प्रबंधक रोहन, हम मुसीबत में पड़ गए हैं। परियोजना पर्यवेक्षक ने कहा, उसका मुंह टेढ़ा हो गया, उसका चेहरा उदास था। कोई भी इस काम को लेने के लिए तैयार नहीं है। अध्याय 169, मीडिया का दौरा। तुम कह रहे हो कोई भी निर्माण दल आने को तैयार नहीं है? रोहन मल्होत्रा कुछ आश्चर्यचकित थे। निष्पक्ष रूप से कहें तो उनकी परियोजना का मंच निर्माण उच्च स्तर की तकनीकी कठिनाई से संबंधित नहीं था, और इसके अलावा मंच का आधा हिस्सा पहले से ही बन चुका था, केवल आधा काम बाकी था। कुछ लचीलापन देने पर भी इसे पूरा करने के लिए 1 सप्ताह से अधिक समय पर्याप्त था। चूंकि उन्होंने चंद्र दयाल और उनकी टीम को भुगतान नहीं किया था, वे शेष आधे काम के लिए कुल परियोजना बजट का 2/3 भुगतान करने को तैयार थे। ये वास्तव में एक आकर्षक अवसर था। क्या वाकई कोई इस काम को लेना नहीं चाहता था? ये कैसे संभव हो सकता था? रोहन मल्होत्रा का आश्चर्य क्षणिक था। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। वास्तव में परियोजना पर्यवेक्षक नाराज दिख रहे थे। जिन निर्माण टीमों के साथ हमारा रिश्ता है, मुझे नहीं पता उन्हें क्या हो गया है, वे सभी अन्य परियोजनाओं में व्यस्त हैं और नहीं आ सकते। जब मैं नई निर्माण टीमों की तलाश में गया तो उन्होंने उस हरामी चंद्र दयाल से सुना था। वह शहर भर में लोगों को बता रहा है कि हमारी परियोजना अभिशप्त है और हम भुगतान नहीं करते। उन्होंने उस पर विश्वास किया। रोहन मल्होत्रा ने भौहें सिकोड़ी। चंद्र दयाल और उनका दल वास्तव में सिद्धांतहीन थे। उनकी तरफ से तो उन्हें जवाबदेह भी नहीं ठहराया गया था और उन्होंने पलटकर उन पर दोष मढ़ दिया। वे छोटी और मध्यम आकार की निर्माण टीमें बहुत अंधविश्वासी हैं, वे जोखिम लेने के बजाय सुरक्षित रहना पसंद करती हैं। मैंने हर जगह देखा, 1 दर्जन से अधिक से पूछा और कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं है। बड़ी टीमें हमारी जैसी छोटी परियोजना में रुचि नहीं लेती। परियोजना पर्यवेक्षक ने एक हाथ की पीठ को दूसरे के हथेली पर मारते हुए कहा, उनकी अभिव्यक्ति असहाय थी। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। प्रबंधक रोहन, मैं तुरंत झा से सामना करने गया, परियोजना पर्यवेक्षक ने गुस्से में कहा। उसने बस मेरा मजाक उड़ाया। उनके पास संख्या थी और मैं अकेला था, मैं उनसे बहस नहीं कर सका और मुझे अगले संभावित व्यक्ति की तलाश में जाना पड़ा। 40 की उम्र के उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली। मूल रूप से उन्होंने इस मामले पर कड़ी मेहनत करने की योजना बनाई थी, ताकि रोहन मल्होत्रा के पिछले संरक्षण को निराश न करें और सहायक कियानी और श्री विकास को दिखाएं कि उनकी परियोजना के लोग काम करने वाले हैं। किसने सोचा होगा कि शुरुआत इतनी बदकिस्मत होगी? रोहन मल्होत्रा एक क्षण के लिए चुप रहे और फिर अचानक पूछा, क्या इस चंद्र दयाल की निर्माण टीम के पीछे कोई समर्थन है? उन्हें हमेशा लगता था कि पूरा मामला संदिग्ध था। शुरू से अंत तक एक निर्माण टीम स्पष्ट रूप से पैसे के पीछे नहीं थी, वे बातचीत नहीं करना चाहते थे और केवल किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने पर तुले थे। यह असामान्य था। परियोजना पर्यवेक्षक ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। मैं बस यही सोच रहा था, मुझे आपके साथ इस पर चर्चा करने की जरूरत थी। मैं आधा दिन इधर उधर भागता रहा और सुन रहा था कि झा की निर्माण टीम के पीछे शर्मा समूह का समर्थन है। हम कितने बदकिस्मत हैं कि हमने शर्मा समूह के लोगों को चुना। शर्मा समूह पिछले 2-3 सालों से सेंट्री निर्माण के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था और कई बार उन्हें दबा चुका था, जो व्यापक रूप से जाना जाता था। शर्मा समूह, सूरज शर्मा। रोहन मल्होत्रा की नज़र और ठंडी हो गई जब उन्होंने उस चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति को उनके दरवाजे पर धमकी देते हुए याद किया। क्या सूरज शर्मा ने आखिरकार अपनी चाल चली? लेकिन ये कार्रवाई व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ नहीं थी, बल्कि परियोजना के खिलाफ थी, जिसका इरादा उन्हें, परियोजना प्रबंधक, को बदनाम करना था। फिर भी जब झा और उनकी टीम ने हंगामा किया, तब वे केवल परियोजना के उपप्रबंधक थे।
ये परियोजना के लिए परेशानी थी, लेकिन क्या ये वास्तव में उन्हें, रोहन मल्होत्रा, को नुकसान पहुंचा सकती थी? रोहन मल्होत्रा की आंखों में अनिश्चितता की चमक थी। इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। इस निर्माण टीम को किसने लाया था? क्या यह आपके विभाग से कोई था? रोहन मल्होत्रा ने अपनी भावनाओं को जाहिर किए बिना परियोजना पर्यवेक्षक से पूछा। गंभीरता से सोचने के बाद परियोजना पर्यवेक्षक ने सिर हिलाया। मैंने ही झा की निर्माण टीम को बुलाया था, लेकिन बिजनेस कार्ड मुझे सहायक कियानी ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि यह उनके एक दोस्त की सिफारिश थी। सहायक कियानी? रोहन मल्होत्रा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अब हम क्या करें? क्या मैं फिर से देखने जाऊं? इंद्रपुर इतना विशाल है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई काम लेने को तैयार न हो, परियोजना पर्यवेक्षक ने फिर से प्रस्ताव रखा। रोहन मल्होत्रा ने इस पर विचार किया और परियोजना पर्यवेक्षक की ओर मुस्कुराए। बस, आपका दिन लंबा रहा है, कुछ आराम करें। इस स्थिति के लिए मैं कोई हल निकाल लूंगा। इंजीनियरिंग पर्यवेक्षक ने सांस ली। वह वास्तव में थक गया था, लेकिन शारीरिक थकान से ज्यादा उसे दिल में घुटन महसूस हो रही थी। रोहन मल्होत्रा ने फिर से उसे सांत्वना दी, उस व्यक्ति के कंधे पर थपथपाया और जबरदस्ती उसे आराम करने के लिए भेज दिया। इंजीनियरिंग पर्यवेक्षक को विदा करने के बाद रोहन मल्होत्रा अपने हाथ पीछे बांधकर खड़े हुए, खिड़की से बाहर देखते हुए। उनकी आंखें गहरी और दूरगामी थीं। स्थिति मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल हो रही है। अगर कोई हद पार करके हमें पीठ में छुरा घोंपने की हिम्मत करता है, जिससे सूर्यवंश को नुकसान हो, तो उन्हें मुझ, भविष्य के अध्यक्ष, को असभ्य होने के लिए दोष नहीं देना चाहिए। रोहन मल्होत्रा ने अपने आप से बड़बड़ाया। क्या इसमें विकास यादव शामिल थे? रोहन मल्होत्रा को यकीन नहीं था, न ही उन्होंने इसे नकारा, हालांकि वे हमेशा सबसे खराब संभावना के बारे में सोचते थे। ये बुरा है, प्रबंधक रोहन, कुछ हो गया है। कार्यालय का दरवाजा फिर से धकेला गया क्योंकि कोई घबराहट में अंदर भागा। रोहन मल्होत्रा मुड़े। इस बार यह प्रमोशन विभाग से था। विकास। आमतौर पर शांत रहने वाला विकास अब कुछ परेशान दिख रहा था, स्पष्ट रूप से उत्तेजित। क्या हुआ, विकास? घबराओ मत, धीरे धीरे बताओ, रोहन मल्होत्रा ने कहा। उनकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई। प्रमोशन विभाग के दिन रोहन मल्होत्रा के लिए खुशी के समय थे, लेकिन हाल ही में व्यस्त होने के कारण वे शायद ही वहां जाते थे और वे एक दूसरे से अक्सर नहीं मिलते थे। इसे देखो, विकास ने रोहन मल्होत्रा को अपना फोन दिखाया। बेईमान व्यवसायी घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करते हैं, जिसके कारण मंच ढह गया। वेतन रोकना, श्रमिकों को निष्कासित करना, एक प्रमुख परियोजना वास्तव में शर्मनाक है। एक प्रसिद्ध ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2 हॉट पोस्ट। फोटो में तारा चौक पर ढहा हुआ मंच दिखाया गया था। शॉट्स के कोण पेशेवर पत्रकारों के बराबर थे। रोहन मल्होत्रा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, यह एक सुनियोजित संयुक्त हमला था। उन्होंने इसमें वाकई बहुत मेहनत की। रोहन मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में अपने आप से कहा। एक बहुआयामी दृष्टिकोण, मीडिया की तलवारें खींचना। विकास ने अपना मुंह खोला। ये पूछने वाला था कि क्या करना है। क्या मीडिया से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए या पहले ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क करके दोनों लेख हटाने चाहिए? प्रबंधक रोहन, ये बुरा है। एक और व्यक्ति अंदर घुसा। इस बार यह प्रशासनिक पर्यवेक्षक था। वह और भी घबराया हुआ दिख रहा था और कुछ हकलाते हुए उसने रोहन मल्होत्रा से कहा, बाहर बाहर कई मीडिया वाले साक्षात्कार के लिए अंदर आना चाहते हैं, विशेष रूप से परियोजना प्रबंधक से बात करने की मांग कर रहे हैं। क्या वे हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आए हैं? विकास का चेहरा बदल गया क्योंकि उन्होंने गंभीर रूप से रोहन मल्होत्रा की ओर देखा। मीडिया के शामिल होने के साथ मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। एक गलत कदम और वे पत्रकार कहानियां गढ़ देंगे, जिससे स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। यह उद्घाटन को भी प्रभावित कर सकता था। क्या आपने उप महाप्रबंधक विकास यादव को सूचित किया? उन्होंने क्या कहा? विकास ने चिंतित होकर पूछा। बैठक के बाद उप महाप्रबंधक विकास यादव परियोजना स्थल से चले गए। सहायक कियानी के अनुसार वे तत्काल मामलों के लिए मुख्य कार्यालय वापस गए और उन्होंने प्रबंधक रोहन मल्होत्रा को परियोजना का पूरी तरह प्रभारी छोड़ दिया, ये कहते हुए कि वे जल्द ही लौटेंगे, प्रशासनिक पर्यवेक्षक ने समझाया। उप महाप्रबंधक विकास यादव मौजूद नहीं थे। विकास कुछ चिंतित हो गए। वर्तमान में चंद्र दयाल के परियोजना मामलों को संभाल न करने के साथ रोहन मल्होत्रा ही एकमात्र प्रभारी व्यक्ति थे। चाहे रोहन मल्होत्रा कितने भी असाधारण और परिपक्व हों, वे अभी भी 20 साल की उम्र में थे, बिना किसी पूर्व अनुभव के, जो चिंता का कारण था। घबराने की क्या बात है? रोहन मल्होत्रा ने शांति से कहा, दोनों की ओर मुस्कुराते हुए। ये बस मीडिया है। चलो चलकर देखते हैं। अध्याय 170। मैंने आप सभी के लिए एक आश्चर्य तैयार किया है। मीडिया दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। पूरा परियोजना दल तनाव में था। नेताओं से लेकर कर्मचारियों तक हर कोई तनावग्रस्त और नाराज भी था। मीडिया जवाबदेही के बहाने यहां था। वे वास्तव में पीड़ित थे और अब उन पर गलत तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे।
लेकिन तनाव और नाराजगी को एक तरफ रखें, मीडिया वास्तव में आ चुका था। गलत प्रतिक्रिया से सबसे अच्छे में परियोजना की छवि खराब हो सकती थी और सबसे खराब में उद्घाटन और परियोजना की सफलता या असफलता खतरे में पड़ सकती थी। रोहन मल्होत्रा शांत थे क्योंकि वे प्रशासनिक पर्यवेक्षक विकास के साथ बाहर निकले। ये तारा चौक के लिए एक संकट जनसंपर्क क्षण था। रक्तकमल ने रोहन मल्होत्रा के दिमाग में कई क्लासिक संकट जनसंपर्क केस उदाहरणों को संदर्भ के रूप में अंकित किया था। चलते हुए रोहन मल्होत्रा ने कई मामलों पर विचार किया। संकट जनसंपर्क टीम जिस मीडिया का सामना करती है वह आमतौर पर कुछ हद तक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होता है, लेकिन इस बार के आगंतुकों में संभवतः विपक्ष द्वारा किराए पर लिए गए मीडियाकर्मी और घोस्ट राइटर्स शामिल थे जो अपनी रिपोर्टिंग में निष्पक्ष रुख नहीं अपनाएंगे। दूसरे शब्दों में, मैं जो कुछ भी कहूंगा उसे तोड़ा मरोड़ा जाएगा। रोहन मल्होत्रा ने अपनी गति धीमी की और फिर रुक गए। उन्होंने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी, गहरे विचार में डूब गए। प्रशासनिक पर्यवेक्षक और विकास उनके बगल में खड़े थे, उन्हें भ्रम के साथ देख रहे थे, फिर भी कोई भी उनकी सोच में खलल डालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। काफी देर बाद प्रशासनिक पर्यवेक्षक ने संकोच के साथ पूछा, प्रबंधक रोहन, क्या हम अभी भी मीडिया से मिलने जा रहे हैं? रोहन मल्होत्रा अपनी तंद्रा से बाहर आए, प्रशासनिक पर्यवेक्षक की ओर मुस्कुराए और जवाब दिया, हाँ, लेकिन स्वागत कक्ष उपयुक्त नहीं है। हम ऐसा करेंगे, आप उन्हें बड़े सम्मेलन कक्ष में ले जाएं। मैं वहां समझाऊंगा और उनके सवालों का जवाब दूंगा। समझ गया। प्रशासनिक पर्यवेक्षक ने सिर हिलाया और जल्दी से चले गए। विकास ने रोहन मल्होत्रा को चिंता के साथ देखा। कॉर्पोरेट क्षेत्र में इतने सालों तक रहने और एक पुराने खिलाड़ी होने के नाते वे इस क्षेत्र के साथ आने वाली गंदी चालों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। भले ही रोहन मल्होत्रा तेज तर्रार और असाधारण रूप से बुद्धिमान हो, इससे क्या फर्क पड़ता। आज वे मीडिया के एक समूह का सामना कर रहे थे जो मौखिक जाल में कुशल थे, जो किसी को भी किसी भी क्षण भड़का सकते थे। इसके अलावा क्या कोई आज आए मीडिया समूह की निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता की गारंटी दे सकता था? विकास गहरी चिंता में थे। क्यों न हम श्री विकास, श्री विनय से संपर्क करें और उच्च अधिकारियों से कुछ हल निकालने के लिए कहें? विकास ने सुझाव दिया। वे वास्तव में नहीं चाहते थे कि रोहन मल्होत्रा मुसीबत में पड़ें। रोहन मल्होत्रा को पता था कि विकास क्या सोच रहे हैं और उन्होंने उन्हें एक आभारी मुस्कान दी। दुश्मन का सामना सीधे करें और आने वाले पानी को मिट्टी से रोकें। जो नियत है वह हमेशा अपना रास्ता खोज लेगा। रोहन मल्होत्रा ने सांत्वना दी, फिर विकास के पास गए और उनके कान में कुछ फुसफुसाया। ये बातचीत आश्चर्यजनक रूप से कई मिनटों तक चली। रोहन मल्होत्रा ने जो काम सौंपे थे वे केवल एक नहीं थे। रोहन मल्होत्रा के बोलने के बाद विकास की नज़र टिमटिमाई, अनिश्चित। ठीक है, मैं इसे तुरंत संभाल लूंगा, विकास ने गंभीरता से कहा, सिर हिलाते हुए। सफलता या असफलता न केवल मुझ पर बल्कि आप पर भी निर्भर करती है। रोहन मल्होत्रा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई के हाथ पर थपथपाया। इस बार हमारे प्रमोशन विभाग को फिर से एकजुट होना होगा। हम हमेशा की तरह अजेय होंगे। रोहन मल्होत्रा को अभी भी याद था कि वे प्रमोशन विभाग के सदस्य थे। विकास का दिल गर्म हो गया, उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया और जल्दी से चले गए। रोहन मल्होत्रा एक क्षण के लिए स्थिर खड़े रहे, एक लंबी सांस छोड़ी और बड़े सम्मेलन कक्ष की ओर बढ़े, उनके कदम दृढ़ और मजबूत। वे वह व्यक्ति थे जो सूर्यवंश समूह के भविष्य के अध्यक्ष बनने की आकांक्षा रखते थे। महज इंद्रपुर, एक एकल परियोजना, कुछ छोटे मीडिया आउटलेट, वे उनके उन्नति को कैसे रोक सकते थे? बड़े सम्मेलन कक्ष के अंदर कई मीडिया आउटलेट एकत्रित हो गए थे। वहां 1 दर्जन से अधिक लोग थे, साक्षात्कार के लिए पूरी तरह सुसज्जित, काफी प्रभावशाली उपस्थिति बनाए हुए। ये व्यक्ति एक मध्यम आयु के व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित थे, उसके साथ बैठे थे। मध्यम आयु का व्यक्ति हमेशा एक बनावटी मुस्कान पहने रहता था जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी और उसका रंग अस्वस्थ रूप से पीला था। उसका नाम जय बोस था, जो इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसके पास अपना मीडिया स्टूडियो था। आज मौजूद मीडिया ज्यादातर छोटे आउटलेट थे, जिनमें से 2 मध्यम स्तर के थे और कोई बड़ा मीडिया वहां नहीं था। अधिकांश व्यक्तियों को जय बोस ने एकत्रित किया था, जिन्होंने उन्हें उनकी परेशानी के लिए एक मोटी रकम दी थी। बाकी लोग एक गर्म विषय को कवर करने के बैनर तले एकत्र हुए थे। किसी भी तरह उनका नेतृत्व जय बोस कर रहे थे। इस समय जय बोस ने कुछ अभिमान प्रदर्शित किया, अपने पैरों को अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से क्रॉस किया, एक महत्वपूर्ण पत्रकार की मुद्रा अपनाई। ये चाय क्या है, अपने आप को एक बेंचमार्क परियोजना कह रही है। जय बोस ने परोसी गई चाय को उठाया, उसकी ओर तिरस्कारपूर्ण नजर डाली और हंसते हुए कहा। फिर उन्होंने इसे मेज पर जोर से रख दिया, इतनी जोर से कि चाय सतह पर फैल गई। बिल्कुल, ये घटिया चाय, मैं इसे पीना ही नहीं चाहूंगा। उनकी परियोजना बहुत घमंडी है। आधा दिन हो गया और अभी तक कोई नेता नहीं दिखा। वे हम छोटे मीडिया आउटलेट्स को तुच्छ समझते हैं, भले ही वे एक बेंचमार्क परियोजना हो। साक्षात्कार के बाद मुझे वास्तव में उनके लिए कुछ प्रचार करना होगा।
कई छोटे मीडिया आउटलेट्स के पत्रकार जय बोस का अनुसरण करते हुए बिना रुके मजाक उड़ाने लगे। परियोजना पक्ष के कर्मचारी, जो उनके ठीक बगल में थे, उनकी अपमानजनक बातों पर भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके चेहरे असहजता की तस्वीर थे, लेकिन वे कुछ करने में असमर्थ थे और उन्हें सहन करना पड़ा। जय बोस ने उनकी प्रतिक्रियाएं देखीं और कुछ हद तक विजयी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। इस बार वे किसी और की ओर से आए थे। सूरज शर्मा ने उन्हें तारा चौक परियोजना के भीतर हुई अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण घटनाओं की पूरी तरह से रिपोर्ट करने के लिए उद्योग से कुछ लोगों को लाने के लिए एक मोटी रकम दी थी। जय बोस के लिए जब तक फंडिंग पर्याप्त और मौजूद थी, यहां तक कि अगर परियोजना में एक चूहा मर गया तो इसे एक सनसनीखेज अमानवीय कहानी माना जाएगा। इस बार सूरज शर्मा ने विशेष रूप से उन्हें रोहन मल्होत्रा नाम के व्यक्ति, जो परियोजना का कुल प्रभारी था, की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने का निर्देश दिया था। ये वही है जिसमें मैं सबसे अच्छा हूँ। बाद में जब वह रोहन मल्होत्रा आएगा, जैसे ही वह बोलेगा, भले ही सबसे तुच्छ या महत्वहीन मामले हों, मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरी बनाई गई रिपोर्ट पढ़ने के बाद हर कोई उससे पूरी तरह नफरत करेगा। जय बोस आत्मविश्वास से भरे हुए थे। कहा जाता है कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है और थोड़ी देर में उनके हाथ में वह अदृश्य तलवार ऊंची उठेगी, अनदेखा प्रहार करेगी। रोहन मल्होत्रा, भले ही मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो और हम कभी नहीं मिले और कोई दुश्मनी नहीं है, यह मेरे उस व्यक्ति के प्रति कर्तव्य है जो भुगतान करता है। आज तुम चाहे जो भी करो, तुम बर्बाद हो। जय बोस ने अपने आप से हंसा। सूरज शर्मा के रोहन मल्होत्रा को अत्यंत चतुर और धूर्त बताने के बारे में जय बोस ने इस पर विचार नहीं किया। कई सक्षम लोग अचानक मीडिया के दौरे और कैमरा लेंस के सामने भटक जाते हैं। जब तक वे प्रतिक्रिया देते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रोहन मल्होत्रा तो और भी कम। जय बोस पर्दे के पीछे कमान में थे। कमरे में एकत्रित मीडिया ने पहले से ही काफी देर तक इंतजार किया था और अधीर हो रहे थे। कई लोग प्रभारी व्यक्ति को देखने के लिए शोर मचाने लगे। क्षमा करें सभी लोग, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही सम्मेलन कक्ष का दरवाजा खुला, रोहन मल्होत्रा मुस्कुराते हुए अंदर आए। मैं इस परियोजना का कुल प्रभारी हूँ, रोहन मल्होत्रा। वे परियोजना के कुल प्रभारी थे। मौजूद पत्रकार कुछ आश्चर्यचकित थे। रोहन मल्होत्रा का आकलन कर रहे थे। वास्तव में ये प्रभारी व्यक्ति काफी युवा था। क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? किसी ने अधीरता से पुकारा। वे निश्चित रूप से उन्हें परेशान करने के लिए उत्सुक होंगे, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सोचा। कृपया सभी लोग अपना संयम बनाए रखें और बस 3 से 5 मिनट और प्रतीक्षा करें, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वादा करता हूं कि मैं आप सभी को एक बड़ा आश्चर्य दूंगा।